मैं सभी माननीय सदस्यों का आज के इस विशेष सत्र में हार्दिक स्वागत करता हूं। माननीय सदस्यगण, आज हम इन संसद के विशेष सत्र में एक अहम मुद्दे पे चर्चा करेंगे। युद्ध, इन कठिन युद्ध के हालातों में गैस, पेट्रोल जैसी आवश्यक चीजों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। इसके लिए देखा गया है कि हमारे देश में बहुत ही जो लोग हैं उन पे असर हुआ है, और उसी का असर बहुत ही ज्यादा रेस्टोरेंट्स, होटल्स, इन चीजों पे भी पड़ा है। और आज का ये दौर बहुत ही मुश्किल दौर हो सकता है आने वाले समय में भी, और बहुत ही ज्यादा अफवाहें भी फैल रही है। इस पे भी एक क्लियर मैसेज हमारे देश के लोगों को पहुंचना चाहिए। तो ये विशेष सत्र सभी माननीय सदस्यों को मैं इनफ समय, पर्याप्त समय दूंगा कि वो अपनी बात सदन के सामने प्रस्तुत कर सके। आपको ये नहीं बोलना है कि आप यहाँ पर युवा सांसद के तौर पे करोड़ों देश के जो युवा है या देश की सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए मौजूद है। यहाँ पर आपको किसी को भी कोई भी राजनीति नहीं करनी, पर जो मुद्दे हैं उसके ऊपर आपको दोनों पक्षों में आप लोगों को बात रखनी है, ताकि एक हम स्वस्थ और अच्छे निष्कर्ष तक पहुंच सके, और हमारी जो ये अहम चर्चा हो रही है उसका एक अच्छा निष्कर्ष पहुंच सके। और हम, हमारी भारत सरकार जो है, उनके पास भी हम अच्छे सुझाव और सॉल्यूशन के साथ इस जो युवा संसद में जो भी चर्चा होती है, इन चर्चाओं के साथ देश के मुद्दे सरकार तक पहुंचा सके इस सोशल मीडिया या डिजिटल इंडिया के युग में। तो सर्वप्रथम मैं माननीय सदस्य और जो कि हमारे सरकारी पक्ष, रूलिंग पार्टी, जो कि करंट गवर्नमेंट का पक्ष रखते हैं, श्री लोवी शर्मा जी नए प्रधान नियुक्त हुए हैं। तो मैं उनको सर्वप्रथम इस डिजिटल युवा संसद के तरफ से उनको बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपना नया ये सरकार इधर फॉर्म किया है रिप्रेजेंटेशन के तौर पे। तो मैं उनको अभी कुछ समय दूंगा कि वो अपनी बात सदन के सामने रखे इस विषय। थैंक यू स्पीकर सर, आपने मेरे को बोलने का चांस दिया। मैं इस सदन के सभी माननीय सदस्यों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझ पर विश्वास रखा और नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद मुझे प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करने का अवसर दिया। ये पद मेरे लिए केवल एक सम्मान ही नहीं है, ये देश की सेवा करने का एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। मैं इस सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मेरी सरकार ईमानदारी और दृढ़ संकल्प के साथ काम करेगी। हमारा लक्ष्य केवल सरकार चलाना ही नहीं है, बल्कि देश को मजबूत बनाना, जनता का विश्वास बनाए रखना और लोकतंत्र की गरिमा को कायम रखना है। आज से हमारा संकल्प है एक मजबूत भारत, एक सुरक्षित भारत और एक समृद्ध भारत। मैं एक बार फिर से सदन का धन्यवाद करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस पर पूरी निष्ठा के साथ खरा उतरने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। थैंक यू स्पीकर सर। धन्यवाद माननीय सदस्य। माननीय सदस्यगण, जैसा कि आप जानते हैं, हम एक बहुत ही गंभीर विषय पे चर्चा करने के लिए इस डिजिटल माध्यम से यहाँ पर जुड़े हुए हैं, और हम इस युवा संसद की कार्यवाही को आगे बढ़ा रहे हैं। हम सबको याद रखना है कि इस संसद के सत्र जब समाप्त होगा तो एक अच्छा आउटकम, अच्छा सोल्यूशन हम इस देश को दे सके, और इस सरकार तक एक अच्छे सुझाव हम पहुंचा सके, ये हमारा मकसद होना चाहिए। सभी माननीय सदस्य से आग्रह है कि कृपया सदन की मर्यादा बनाए रखें। तो सभी सदस्यों से निवेदन करता हूँ कि आप एक संसद प्रणाली में हैं, तो कृपया अपने कैमरास ऑन रखेंगे तो अच्छा होगा। तो मैं अभी माननीय जो कि डिपार्टमेंट हेड है एक्सटर्नल अफेयर्स, माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी प्रिया कुमारी जी से मैं आग्रह करूंगा कि जो भी ऑफिशियल डेटा है सरकार का, जो सरकार ने पेश किया था कि सरकार कैसे हम भारतीय जो बाहर फंसे हुए हैं इस गंभीर माहौल में, उनकी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित कर रही है, वो स्टेटमेंट आप सदन के सामने रखें। माननीय मंत्री जी प्रिया कुमारी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।
सर्वप्रथम मैं इस डिजिटल युवा संसद पे बने नए प्रधानमंत्री और विपक्ष दल के नेता बने नए नेताजी को हार्दिक बधाई देती हूँ और शुभकामनाओं शुभकामनाओं के साथ इस सदन की शुरुआत करना चाहूंगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जब विश्व व्यवस्था अस्थिरता के दौर से गुजर रही है, पश्चिम एशिया में युद्ध जैसे हालात और यूरोप में संघर्ष जारी है, समुद्री मार्ग पर खतरे और ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित है, तब एक मूल प्रश्न उठता है, क्या भारत केवल दर्शक है? क्या भारत एक निर्णायक शक्ति है? मैं इस सदन में भारत के विदेश मंत्री के रूप में यह स्पष्ट करना चाहती हूं कि भारत दर्शक नहीं, भारत एक जिम्मेदार, सक्रिय और प्रभावशाली वैश्विक शांति है। विश्व पर भारत का दृष्टिकोण कुछ ऐसा है जो कि मैं पेश करना चाहूंगी कि भारत की विदेश नीति जो है किसी दबाव से नहीं चलती है। भारत की विदेश नीति राष्ट्रहित से चलती है। हम किसी युद्ध का समर्थन नहीं करते हैं, हम शांति, संवाद और संतुलन की नीति पर चलते हैं। आज विश्व में ध्रुवीकरण बढ़ रहा है, लेकिन भारत ने अपनी राजनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखी है अभी वर्तमान समय तक। लेकिन अभी कुछ जो भी वर्तमान समय में विश्व में युद्ध के खतरे मंडरा रहे हैं और हमारी गवर्नमेंट के थ्रू जो भी ऑफिशियल डाटा दिए गए हैं कि हम क्या, जो भी भारतीय नागरिक प्रवासी बाहर में रह रहे हैं उनकी हम रक्षा कैसे कर सकते हैं, तो महाशय मैं पेश करना चाहूंगी कि वर्तमान समय में दुनिया में लगभग 3 करोड़ से अधिक प्रवासी, भारतीय प्रवासी बाहर हैं। पश्चिम एशिया में लाखों भारतीय कार्यरत हैं। संघर्ष बढ़ते ही जो हमारी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने 24/7 नियंत्रण कक्ष सक्रिय कर दिए हुए हैं और वर्तमान समय में हमारी जो भी दूतावास हैं उससे उच्च उच्च स्तर पे सतर्कता रखने के लिए हमने उनको बोला है कि आप उच्च स्तर पे अपनी सतर्कता जारी रखें और हमारी जो भी हेल्पलाइन नंबर डिजिटल पंजीकरण है उसको अपडेट कर दिया गया है। और जो भी संवेदनशील इलाके हैं जहां पे नागरिकों को ऐसा लग रहा है कि उनको बहुत ज्यादा खतरे हैं, उनसे सीधे संपर्क करने की प्रक्रिया जारी कर दी गई है हमारी मिनिस्ट्री के थ्रू। महाशय, मैं आपके माध्यम से यह भी स्पष्ट करना चाहती हूँ कि हम केवल सलाह नहीं देते, हम निगरानी भी करते हैं। हम केवल बयान नहीं देते, हम कार्यवाही की तैयारी भी करते हैं। यदि निकासी की आवश्यकता पड़ेगी महाशय, तो मैं आश्वासन देना चाहूंगी इस मंच के थ्रू कि भारत पूरी तरीके से तैयार है। लोग प्रश्न पूछते हैं हमें इतिहास देखना चाहिए, महाशय मैं आपको ये भी निश्चित करना चाहूंगी कि जैसे भारत स्टार्टिंग टाइम से ही गुटनिरपेक्ष रहा हुआ है, किसी भी ध्रुवीकरण का वो भारत समर्थक नहीं करता, हमेशा वो अपना एक इंडिपेंडेंट फैसला रखता है पूरे ग्लोबल लेवल पे। और इससे पहले जितने भी अगर मैं आपके सामने डेटा उपलब्ध कराऊं, जो भी संघर्ष हुए इससे पहले, जो भी वॉर हुए हैं, रूस यूक्रेन जो भी हुए हैं, उसमें भारत ने अपनी सक्रिय भूमिका निभाई है भारतीय प्रवासियों को वापस लाने में। जैसे कुछ ऑपरेशन भी चलाए गए थे, ऑपरेशन राहत, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन कावेरी, जिसके थ्रू हजारों भारतीय छात्र, स्पेशली जो यूक्रेन में थे, मैं एग्जांपल दूंगी कि रूस यूक्रेन में जब वॉर चल रहा था तो मात्र भारत के झंडे को दिखाकर, इस तरीके की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है इतना स्ट्रांग लेवल पे विश्व में अपनी रिप्रेजेंटेशन कि झंडे को दिखाकर वहां के यूथ जो स्टूडेंट थे वो सुरक्षित पेश किए जा रहे थे, सुरक्षित भेजे जा रहे थे। तो अभी भी हमारी उतनी ही स्ट्रांग है, हम पूरी तरीके से तैयार हैं। अगर कुछ किसी भी तरीके के मामले आएंगे, पूरी मिनिस्ट्री तैयार है, हम जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। उसके आगे मैं अगर आपको बताऊं कि हमारी भारत की कूटनीतिक कवच क्या है, तो ये सबसे बड़ा जो भारत का हथियार है वर्तमान समय, वो है विश्वास। मैं इसको स्पष्ट करना चाहूंगी कि हमने सभी संबंधित देशों से उच्च स्तरीय संपर्क बनाए रखा है अभी हमने, और स्पष्ट संदेश दिया है हमारी मिनिस्ट्री ने और हमारी सरकार ने कि भारत नागरिकों की सुरक्षा में कोई समझौता नहीं करने देगा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सहित अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी संयम और शांति रखने की अपील की हुई है और हम किसी भी गुट की राजनीति नहीं करेंगे, इसकी भी अपील की हुई है हमने। अगर मैं आपको डेटा दूं कि जो भी वर्तमान समय में नागरिक हैं वो कुछ हद तक भारत आ चुके हैं और कुछ जो है वो जहां जहां फंसे हुए हमारी मिनिस्ट्री काम कर रही है उनको भारत में लाने का। और हमारा एजेंडा साफ है महाशय। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सदन में पेश करना चाहूंगी कि भारत का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। भारत का एजेंडा है वैश्विक शांति, उच्च और समुद्री सुरक्षा, प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा, रणनीतिक स्वायत्ता और विश्व में भारत की निर्णायक भूमिका निभाना भारत का क्लियर एजेंडा है। विदेश मंत्रालय का लक्ष्य केवल कूटनीतिक नहीं है महाशय, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का विस्तार करना भी हमारा एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। महाशय,
अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से यह भी स्पष्ट करना चाहूंगी कि यह समय भय का नहीं है, यह समय आत्मविश्वास का है। भारत सतर्क है, भारत सक्षम है, भारत तैयार है। और मैं इस सदन में दृढ़ता से कहती हूं कि जब तक एक भी भारतीय संकट में है, भारत सरकार शांत नहीं बैठेगी। नया भारत केवल प्रतिक्रिया ही नहीं देता, नया भारत संरक्षण भी देता है। धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, कृपया कृपया ध्यान दें। पहले अभी जैसे कि एक्सटर्नल अफेयर डिपार्टमेंट से स्टेटमेंट रखा गया, जो कि हमारी भारत की जो कि करंट गवर्नमेंट है एक्चुअल में कर रही है। तो अभी जो क्योंकि हम पेट्रोल और गैस के दामों पर भी क्योंकि चर्चा कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, आपके पॉइंट ऑफ ऑर्डर होंगे, तो मैं आग्रह करूंगा कि सबसे पहले दूसरा स्टेटमेंट जो कि पेट्रोलियम जो कि ये डिपार्टमेंट से है, तो उनको अपना स्टेटमेंट प्रस्तुत करने दीजिए। फिर आपको हम चर्चा ओपन रखेंगे, आपको पॉइंट ऑफ ऑर्डर वगैरह उठाने का मौका मिलेगा, मंत्री जवाब देंगे आप। ठीक है, तो मैं अभी आग्रह करता हूँ कि माननीय डिपार्टमेंट मंत्री जी, श्री नोयल जी से अनुरोध करूंगा कि वो देश में जो कि गंभीर हालात बन रहे हैं, जहाँ पर गैस वगैरह की बहुत कमी हो रही है, तो उस पे जो सरकारी स्टेटमेंट रिपोर्ट है वो सदन के सामने प्रस्तुत करें। धन्यवाद स्पीकर महोदय जी। स्पीकर महोदय जी, आपके माध्यम से आज मैं इस अगस्त हाउस को भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के संबंध में जानकारी देने के लिए खड़ा। पिछले कुछ हफ्तों में जो संघर्ष के कारण ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स में गंभीर अस्थिरता देखने को मिली है, इस परिस्थिति में सबसे बड़ा प्रश्न ये था कि क्या भारत के पास अपने नागरिकों के लिए पर्याप्त फ्यूल सप्लाई है। बहुत सारे सवाल उठे यहाँ पर। मैं इस सदन को पूरी स्पष्टता के साथ आश्वासन देना चाहता हूं, भारत में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की सप्लाई सुरक्षित है। देश में किसी भी प्रकार की तुरंत कमी नहीं है। अध्यक्ष महोदय जी, आपके माध्यम से इस सदन और इस देशवासियों को ये भी बोलना चाहता हूं कि सरकार ने समय से पहले ही कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। वेस्ट एशिया की स्थिति को देखते हुए हमने अपने रिफाइनरीज को निर्देश दिया कि एलपीजी प्रोडक्शन को अधिकतम बढ़ाया जाए और घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दिया जाए। इन कदमों के परिणाम स्वरूप देश में एलपीजी प्रोडक्शन में लगभग 28% की वृद्धि हुई है। साथ ही भारत ने अपनी एनर्जी स्ट्रेटेजी को और मजबूत किया है। आज भारत दुनिया के कई देशों से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। हमने अपने सप्लाई सोर्सेस को डाइवर्सिफाई किया है ताकि इस किसी एक रूट या रीजन पर हम डिपेंड ना हो। आज की स्थिति में लगभग 70% भारत के क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स ऐसे रूट से आ रहे हैं जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर निर्भर नहीं है। ये हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को और मजबूत बनाता है। अध्यक्ष महोदय जी, कुछ जगहों पर जो चिंता देखने को मिल रही है वो अधिकतर अफवाहों और पैनिक बुकिंग के कारण है। मैं सभी नागरिकों से विनम्र निवेदन करता हूं कि अफवाहों पर विश्वास कभी भी ना करें। सरकार ने एलपीजी को न्यायपूर्वक और समुचित तरीके से वितरित करने के लिए कुछ प्रशासनिक कदम भी उठाए हैं। हमने होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए बुकिंग रूल्स को सख्त किया है ताकि हर घर तक एलपीजी की सप्लाई समय पर पहुंच जाए। अध्यक्ष महोदय जी, आपके माध्यम से मैं यह भी बोलना चाहता हूं कि भारत सिर्फ क्राइसिस को मैनेज नहीं कर रहा है, बल्कि एक मजबूत और रिजिलियंट एनर्जी सिस्टम बना रहा है। हमारे लक्ष्य है कि हर भारतीय घर तक निरंतर और सुरक्षित एनर्जी सप्लाई पहुंचते रहे। अंत में मैं देश के सभी नागरिकों को आश्वासन देना चाहता हूं कि भारत सरकार पूरी सतर्कता के साथ इस स्थिति पर नजर बनाए हुआ है और आवश्यक कदम उठा रही है। और फिर से मैं भारत देश के सभी नागरिकों से एक विनती करता हूं कि किसी भी अफवाहों पर भरोसा ना करें और सरकार पे भरोसा करने के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय संविधान, जय भारत माता। जी धन्यवाद माननीय सदस्य। ओके माननीय सदस्य, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं सबको पर्याप्त समय दूंगा इस विषय पे चर्चा करने के लिए, क्योंकि गंभीर विषय है। पर उसी के साथ सभी माननीय सदस्यों को ये भी समझ में आना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पर एक संसद प्रणाली में देश के मुद्दे रख रहे हैं।
तो प्रणाली के अनुसार अगर आप यहाँ पर कैमरा भी अपने ऑन रख के यहाँ पर एक्टिव भूमिका निभाएंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि संसद नियमों से चलती है, तो यहाँ के नियमों का आप लोगों पालन करेंगे तो सही होगा। तो कृपया कर अपना कैमरा ऑन करिए, वरना आपको आपको हम बोलने का मौका नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो कुछ ठीक है, क्योंकि माननीय सदस्य लक्ष्मी ने, ओके, आपके को बोलना है ना, तो मैं आपको मौका दूंगा। प्लीज संक्षिप्त में अपनी बात रखिए जो आपको कंसर्न रेज करें। थैंक यू ऑनरेबल स्पीकर सर। एज द ऑनरेबल मेंबर ने कहा कि सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी, इन्होंने कहा था कि हम दावे से चलते हैं, हम किसी प्रेशराइज में नहीं आते। मैं पूछना चाहूंगी, एक ऐसा व्यक्ति जो हमारे इंडियन पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है, जो इंडियन सिटीजन नहीं है, वो हमें आके बोल रहा है, वो इंडियन को बोल रहा है आपने कब तक रशिया से तेल लेने के लिए, मुझे इसका जवाब चाहिए। फिर ये कहते हैं कि हाँ भाई शांत नहीं बैठेंगे हमारे मेंबर हमारे मेंबर ऑनरेबल। मेंबर मैं आपको टोकना चाहूंगा। आपने बोला हाँ, जो मेंबर इंडिया का भाग नहीं है, ताकि सदस्यों को क्लैरिटी मिले, सो सर यू कैन नेम। आई डोंट वांट टू नेम, मैं बोल सकती हूँ? हाँ, ये सो क्लैरिटी बनी रहे तो प्लीज नेम दैट पर्सन। या डोनाल्ड ट्रम्प सर, द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। ओके। ऑनरेबल, विद फुल रिस्पेक्ट। या फिर मैं उनसे पूछना चाहूंगी सर, उन्होंने कहा कि हम शांत नहीं बैठेंगे, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी लोविश जी से अब तक कोई हमें रिस्पॉन्स नहीं देखने को मिला है। उसके बाद इन्होंने, अगर मैं सप्लाई की बात करूं, ये कह रहे हैं मैं आश्वासन दे रहे हैं, ये कह रहे हैं सुरक्षित है। सर मैं पूछना चाहूंगी, मैं अपने राज्य का बताती हूँ, मैंने रिसेंटली अभी आज ही के दिन के कुछ मिनटों पहले मैंने खबर पढ़ी, 66 ईयर ओल्ड बंदा जो है वो हार्ट अटैक आ गया उसको, लाइन में, इतनी लंबी लाइन में खड़े खड़े, किसके लिए? एलपीजी खरीदने के लिए। आगे मैं आपसे बताती हूँ, ये कहते हैं क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा इनसे सवाल है, सबसे पहले बात तो ये कि इन्होंने कहा था कि हम 20% इथेनॉल मिलाएंगे ताकि हम क्रूड ऑयल को कम इंपोर्ट कर सके। अध्यक्ष महोदय, आज के समय में हालात पता है हमारे क्या है? हम इंपोर्ट कर रहे हैं, ऊपर से एथेनॉल भी हम इंपोर्ट करें। और आयरॉनी पता है क्या है इसमें अध्यक्ष महोदय, कि पहले हम एक्सपोर्टर होते थे इथेनॉल के, आज हम इतना इंपोर्ट करें कि हम इंपोर्टर बन चुके हैं। तो इसका क्या जवाब माननीय, मिलेगा मुझे? फिर ओके ये कह रहे माननीय हैं मेजर। सदस्य, संक्षिप्त में सर आपको दो बात अध्यक्ष रखने का महोदय, मौका मिलेगा। मुझे सिर्फ और कुछ समय मिल सके तो, कुछ और सवाल थे आपको मेरे। नहीं, आपको अपना जो बात रखने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। आपने क्योंकि अभी पॉइंट ऑफ नहीं नहीं ऑर्डर अध्यक्ष उठाया है। महोदय, ये पॉइंट ऑफ हाँ, ऑर्डर है, मैं उनसे सवाल ही पूछ रही हूँ, ये उन्हीं ने अपने कोट किया था स्पीच में, तो मैं वहीं से उठा के उनसे ओके, प्रश्न पूछ रही हूँ। ओके, प्लीज कंक्लूड करिए, चलिए। हाँ जी। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा कि यहाँ पे मेजर डिपेंडेंस जो मतलब हमारे पास और भी बहुत सारी जो सप्लाई चेन है, मैं इनको बताना चाहूंगी 80% जो है वो वहीं से आ रहा है हमारा क्रूड ऑयल, तो कहाँ पे हमारी और जो आप बात करें। दूसरी चीज इन्होंने कहा ये सही नहीं है। मैं पूछना चाहूंगी अध्यक्ष महोदय, मैं आपको अगेन हमारे ही राज्य का बताती हूँ, यहीं का बताती हूँ। आज अगर आप करते हो ऑयल गैस, उन्होंने हमें पता है क्या कहा है कि 6 दिन बाद जाके आपको डिलीवरी मिलेगी, और अब ये कह रहे हैं कि हाँ भाई हमारे पास सप्लाई अच्छी है। एक दिन इनके अध्यक्ष महोदय आके कहते हैं कि हाँ बहुत अच्छी हमारे पास है, उसके 24 घंटे के अंदर अंदर ही जो एलपीजी के प्राइसेस है वो हाइक कर जाते हैं। तो अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं इन सब प्रश्नों का अपना जवाब चाहूंगी। धन्यवाद। ओके, ऑनरेबल मिनिस्टर, वुड यू लाइक टू मेक अ स्टेटमेंट ऑन दिस? ऑनरेबल मिनिस्टर नोयल, would you like to make a statement on this? जी सर, मैं कुछ बात रखना चाहता हूँ सर, आपके माध्यम ओके, से। क्या मैं रख सकता हूँ ओके, सर? यस यू कैन। जी स्पीकर सर, ऑपोजिशन के द्वारा अच्छा बात उठाया गया है कि सप्लाई जो है वो डिले हो रहा है, सप्लाई नहीं आ रहा, ऐसा बात। और मैंने इन्होंने ये भी कहा था कि मैंने स्पीच में शायद इथेनॉल का मेंशन किया है, मैंने इथेनॉल का कोई भी मेंशन अपने स्पीच में नहीं किया है। तो और मैं एक प्राइस हाइक का जो क्वेश्चन था, अध्यक्ष महोदय, मैं एक चीज क्लियर करना एक चाहूंगी, मिनट। इधर ही अभी क्लियर करना चाहूंगी। एक मिनट, एक मिनट, हाँ प्लीज। अध्यक्ष महोदय, मैं यहीं पे क्लियर करना चाहूंगी, इन्होंने अपनी स्पीच में कहा था कि हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, तो मैं उसी चीज का क्लेरिफिकेशन चाहती थी इनसे कि हाँ भी हम इंपोर्ट अभी भी क्यों, इतनी ओके, हमारी हैवी डिपेंडेंस है। ओके थैंक यू माननीय, ऑनरेबल स्पीकर सर। ओके माननीय मंत्री जी। ओके, तो क्रूड ऑयल हम सालों से इंपोर्ट करते ही आ रहे हैं। तो अभी वॉर का सिचुएशन है, जो स्टेट ऑफ हॉर्मस है वो सिर्फ इंडिया के लिए बंद नहीं किया गया है, वो बहुत सारे देशों के लिए बंद किया गया है। तो इसके बीच में जो इंडिया है, स्टेट ऑफ हॉर्मस, बहुत सारे देश इसको टैकल नहीं कर पा रहे हैं। उस स्टेट ऑफ हॉर्मस के बीच में सारे वॉरशिप्स खड़े, बहुत सारे मिसाइल्स खड़े, ऐसे इस सिचुएशन के बीच में हम सीधा कुछ ऐसा रिएक्ट नहीं कर सकते। इसलिए जो कंट्रीज है जो वॉर से बाहर है, हम उन कंट्रीज से जो हमारा क्रूड ऑयल है वो इंपोर्ट करने का लैक ऑफ जो प्रस्ताव डिप्लोमेसी। यहाँ पर। प्लीज माननीय सदस्य कृपया सदन की मर्यादा बनाए।
वो इंपोर्ट करने का प्रस्ताव यहाँ पर रखा है। और जो प्राइस हाइक की मैं बात करूं तो सऊदी कॉन्ट्रैक्ट सऊदी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो रहता है वो कुछ रहता है, आपको पढ़ना चाहिए। इट रोज 41%, जो पूरे ग्लोबल पर असर पड़ता है। जो भी वो गल्फ कंट्री से जो ऑयल इंपोर्ट करता है उन सभी पे असर पड़ता है। जो सऊदी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो बल्क में इंक्रीज हुआ बाई ओके 41%। मंत्री जी, ओके मंत्री जी, ओके सर मैं 10 सेकंड में कंक्लूड करूंगा सर, ये ओके कॉन्सेप्ट ओके एक ओके एक्सप्लेन करूंगा सर। तो जहां पर 134 से 200 रुपीज तक इंक्रीज होना चाहिए था, सिर्फ 60 रुपीज जो है वो इंक्रीमेंट हुआ है, और बाकी का बर्डन वो गवर्नमेंट से रही है। और मैं ऑपोजिशन से ये एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि गवर्नमेंट से बात कीजिए, और गवर्नमेंट जो कदम उठा रहे हैं वो सदन के माध्यम से देशवासियों को बताए, सीधा रास्ते पे आकर सीधा प्रोटेस्ट ना करे, ताकि लोगों के बीच जो पैनिक खड़ा होता है ऐसा मत कीजिएगा। धन्यवाद। ओके माननीय मित्र, ओके माननीय सदस्य अध्यक्ष लक्ष्मी, महोदय मैं लास्ट पूछ लास्ट 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 सप्लीमेंट्री में अलाउ करूंगा, सिर्फ 10 सेकंड में आप जो धन, आपको स्टेटमेंट धन्यवाद देना अध्यक्ष महोदय। लास्ट। हाँ धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। जैसे कि मंत्री ने कहा, ऑनरेबल मेंबर ने कहा कि हाँ भाई हमारे सिर्फ इंडिया को इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। अध्यक्ष महोदय इनको जानने की जरूरत है, आफ्टर चाइना इंडिया ही जो है वो सबसे ज्यादा इंपोर्ट करा रहा है। चाइना के लिए वो खुला है, हमारे लिए नहीं खुला है। इंडिया यहाँ पे मेजर। और अध्यक्ष महोदय बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे इंडिया में भी इसका बर्डन डायरेक्टली मिडिल क्लास में डाला है। आम आदमी को मतलब नहीं है कि हाँ भाई कहाँ जंग चल रही है, क्या हो रहा है। उसको ये मतलब है कि जब वो पूरा महीना कमा रहा है तो उसके बाद उसके पैसे वो अपनी फैमिली नीड्स को पूरा कर सके। उसको कोई मतलब नहीं है कि हाँ यहाँ लड़ाई हो रही है वहां, एक आम आदमी के लिए। ओके अध्यक्ष महोदय ओके यही मैं आपके माननीय द्वारा उन तक सदस्य, पहुंचाऊंगी। ओके मैं धन्यवाद। नेक्स्ट पॉइंट, हम नेक्स्ट पॉइंट ऑफ ऑर्डर लूंगा। माननीय सदस्य भारती जाडल। थैंक यू ऑनरेबल स्पीकर सर। जैसा नरेश जी ने बताया कि जो प्राइस है एलपीजी गैस सिलेंडर के, वो इतने हाई नहीं हुए हैं जितने सऊदी अरब से जो इम्पोर्ट हो रहा है। और उसी में मैं लक्ष्मी जी को बताना चाहूंगी कि एलपीजी सिलेंडर का जो प्राइस है वो 60 रुपीज इंक्रीज हुआ है। 913 का सिलेंडर मिल रहा है अब। और जो पीएम की जो उज्जवल योजना के तहत जिनको फ्री सिलेंडर मिला है उनको भी 613 रुपीज का सिलेंडर मिल रहा है। तो जो पीएम उज्जवल योजना के तहत उनपे अप्रोक्स 60-80 पैसे पर डे से भी कम उनपे इंक्रीज हुआ है। पॉइंट ऑफ और ऑर्डर। वहीं हम देखें सऊदी अरब से ज्यादा प्राइस राइज हुआ है और वो सब गवर्नमेंट सह रही है। ओके दो पॉइंट ऑफ ऑर्डर है। नेता प्रतिपक्ष मैं आपको मौका दूंगा, क्योंकि आपसे पहले माननीय सदस्य जानवी, उनको ऐड ऑन करना है, मैं आपको मौका दूंगा। माननीय सदस्य जानवी, आप जल्दी अपना बात रखिए, आपका माइक म्यूट है। सर उन्होंने आवाज उठाई कि ऑयल रिजर्व्स क्यों नहीं है, क्यों इतना क्राइसिस आ रहा है। इसका रीजन सिंपल है कि ऑयल बॉन्ड्स जो 1.44 लाख करोड़ के खरीदे गए थे इनकी सरकार में, उसको रीपे करने के लिए बहुत एनडीए सरकार ने किया। और जो चीज हमें उसको रिजर्व ऑयल और ऑयल बंकर्स बनाने के लिए जो पेमेंट लगना था वो हमने इनके ऑयल बॉन्ड्स को पे की। और दूसरी बात, फेज 2 जो उड़ीसा में ऑयल रिजर्व अभी बन रहा है उसको लेकर के 20 डेज और हम रिजर्व कर सकते हैं। उसके अलावा जब इनकी सरकार थी तब कोई भी क्राइसिस नहीं था, तब भी एलपीजी 1200 रुपीज का मिल रहा था। रात के 8 बजे बाद ओके पेट्रोल माननीय पंप सदस्य बंद करने प्लीज, के लिए बोल दिया एक गया मिनट था। माननीय सदस्य मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि अगर आप कुछ यहाँ पर युवा संसद में अगर डेटा कोट कर रहे हैं तो मेक श्योर करिए कि वो डेटा वेरीफाइड हो, ठीक है। और अगर डेटा गंभीर है तो आप सेक्रेटरेट, हमारे डिजिटल युवा संसद सेक्रेटरेट जो है उनके पास वो अपना डेटा सबमिट कराए। तो प्लीज स्टेटमेंट्स मत दीजिए अगर डेटा वेरीफाइड ना हो तो यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि रिकॉर्ड पे नहीं नहीं सर, डेटा जाएगा। वेरीफाइड है, आई कैन शेयर यू विद दिस। ओके 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 नेक्स्ट नेता प्रतिपक्ष को मैं मौका दूंगा, उसके बाद मुझे सदन की कार्रवाई को आगे बढ़ाए। आयुष गुरु जी। धन्यवाद स्पीकर महोदय। हाँ जी, धन्यवाद स्पीकर महोदय। आज फिर से ये सरकार ने दिखा दी है कि ब्लेम गेम खेलने में ये लोग कितने माहिर है। तो सर मैं आप आज को एलपीजी का एक रियलिटी बताना चाहता हूँ। सर ब्लैक मार्केट में एलपीजी गैस 1500 रुपए से लेकर 3000 तक बिक रही है। तो सर आज ऐसा हाल हो चुका है कि एलपीजी क्राइसिस बढ़ रहा है और गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी लेने से
हटकर वो लोग ब्लेम गेम खेल रहे हैं सर। इसमें सेम तो सेम सेम गवर्नमेंट को कुछ बहुत बहुत सर, वी आर रियली डिसअपॉइंटेड विद द गवर्नमेंट। एंड सर ये जो 1500 से लेकर 3000 है सर, ये स्टेट टू स्टेट डिफर कर रहा है। सम स्टेट्स आर गोइंग as much as 3000 rupees. Sir, just think about the poor people there. What will they eat? What will they do? I urge the government to take accountability and to take some measures to reduce the LPG crisis. Thank you, Honorable Speaker. So, ओके सेम 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 ऑनरेबल डिपार्टमेंट हेड नोएल, आपको कुछ स्टेटमेंट देना है? वुड यू लाइक टू मेक अ स्टेटमेंट ऑन दिस? जी स्पीकर सर, धन्यवाद स्पीकर सर। मैं हॉनरेबल एलओपी से ये बात कहना चाहता हूँ, जैसे मैंने स्पीच में भी मेंशन किया था अपने स्पीच में, कि अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो, वरना फिर से रिपीट करूंगा, कि यहाँ पर मैंने किसी को ब्लेम नहीं किया था। मैंने मेंशन किया था कि ब्लैक मार्केटिंग हो रही है एंड द गवर्नमेंट इज टेकिंग अकाउंटेबिलिटी मार्केटिंग। ऐसे जब क्राइसिस होते हैं ना, तो आपकी सरकार में भी बहुत सारा हुआ था, लेकिन आपने अकाउंटेबिलिटी नहीं लिया था, आप भाग गए थे। लेकिन मैं मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम वो यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी लेता हूँ, और जो भी ब्लैक मार्केटिंग यहाँ पर हो रहा है, इसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन के लिए यहाँ पर बहुत मेजर्स लूंगा। और इस सदन के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि यस, मैं स्ट्रिक्ट एक्शंस लूंगा और अकाउंटेबिलिटी भी लेता हूँ। sir, एंड यस एग्री, आई एग्री sir, कि can I? ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है और इसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ओके माननीय मंत्री जी, सर धन्यवाद। एक चीज सर रिपीट करना है सर। सर ओके एक प्लीज, चीज 10 फॉलो अप सेकेंड है। करना है इससे। ओके 10 सर सेकेंड है। 10 सेकंड में, हाँ जी सर। सर अभी इनका मंत्री जी बोल रहे हैं कि सरकार अकाउंटेबल है। अभी एक माननीय सदस्य जानवी जी ने बोला कि सर ये मतलब ब्लेम गेम खेल रहे थे, कि हमको दोष दे रहे थे। सर पहले तो इनके पास ही मतलब एक क्लियर विजन नहीं है कि ये क्या बोलने वाले हैं। तो सर आई अर्ज द गवर्नमेंट टू प्लीज सेम कोऑर्डिनेट सेम विद सेम द नो माननीय, सेम कृपया मर्यादा बनाए रखें सदन की, कृपया सदन की मर्यादा बनाए रखें। मुद्दे पे चर्चा हो तो ठीक होगा। अब मैं बाकी सदस्यों को भी मुझे मौका, बाकी सर सदस्यों को मुझे, जी सर मुझे मैं, बाकी हाँ बाकी सदस्यों को मुझे मौका मिले देना है। माननीय सदस्यगण कृपया, क्योंकि बिजनेस जो कि तय होता है, तो अब तय होता है कि कौन मेंबर कितना बोलेगा, तो हमें उस प्रोटोकॉल के तहत जाना पड़ेगा। आपको मौका मिलेगा सभी सदस्यों को अपनी बातें रखने का। तो अभी के लिए कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं हम। मैं आग्रह करता हूं कि माननीय सदस्य शिवली पांडे अपनी बात सदन के समक्ष रखे। माननीय सदस्य शिवली। Thank you, Speaker, sir. Honorable Speaker, sir, today I rise in this house to question the government on rising price of gas and petrol, which is affecting the economy of India. Sir, India imports 85 to 90% of its crude oil from abroad, and half of the India's crude shipments and LPG imports pass through the Strait of Hormuz, which is now threatened by the war. So, when a nation imports almost 90% of its oil, energy security should be the government's top priority. Yet, when the crisis strikes, the government tells the citizens, which the Honorable Minister, even in his speech, has mentioned, not to panic instead of showing preparedness. Honorable Speaker, sir, the government promised affordable energy, but today the kitchen of every household is hostage to the global politics. So, this is not just about. same. Sir, this is not just about LPG, it affects the entire economy. When the oil price rises, the citizens suffer, but when the prices fall, the taxes rise. So, either way, either the government wins and the people always lose. Also, sir, our Honorable Prime Minister, sir, he claims that India wants to be a Vishwaguru, but cannot even protect its citizens from a cooking gas price shock. At last, I want to say that energy insecurity is not created by war alone, sir. It is created by the poor planning. Thank you. यस, धन्यवाद माननीय सदस्य। Sir, Okay. Speaker, sir. यस माननीय। Sir, I do not have the option of any reaction or hand raise for the Zoom. Therefore, I couldn't raise my hand for raising the point of orders, yet I do have the questions for the external minister as well. So, will you just consider if I switch on my mic and just say Okay, point of order? okay, we will consider it in the special case. Okay, Thank you, sir. Honorable, yeah, okay, Honorable Minister, would you like to make a statement?
Yes, Honorable Speaker, sir. Honorable MP from the opposition mentioned that the prices are hiking and ultimately the citizens have to suffer. The global stance is such, it is very unpredictable. हर दिन कुछ ऐसा होता है कि कुछ नया ही निकल जाता है। एक पल के लिए जहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से इंडिया के शिप्स अलाउ किए गए थे, लेकिन तुरंत वहां पर पॉलिसी बदल दी गई। ऐसे तुरंत पॉलिसी बदलाव होता है। और एक पॉइंट मेंशन किया था, द गवर्नमेंट इज नॉट एबल, वो प्राइसेस को वो टैकल नहीं कर पा रहे हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि यहाँ पर हम ज्यादातर ऑयल जो पहले इंपोर्ट करते थे, वो इंडिया में ऑयल रिजर्व है, लेकिन इतना ऑयल रिजर्व नहीं है कि पूरा क्या वो शब्द नहीं मिल रहा, सॉरी। आप खुद ही को शेम कर ले। हाँ, धन्यवाद। तो नहीं माननीय सदस्य, आप उनको बोलने दीजिए, आप बोलिए। हाँ, तो ऐसा होता है कि हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे पास इतना ऑयल नहीं है कि हम खुद जनरेट करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो हमें इंपोर्ट करते वक्त, जब भी हम इंपोर्ट करते हैं, तभी हमको उनकी पॉलिसी भी देखनी पड़ती है। तो दोनों पॉलिसी मिलाकर बात होती है। बात होने के बाद, और यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया, सरकार भी यहाँ पर बोझ उठा रही है। ऐसा नहीं कि हम अल्टीमेटली कंज्यूमर्स को सफर करने के लिए अलाउ कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार भी बोझ उठा रही है। धन्यवाद स्पीकर सर, धन्यवाद। हाँ। जी धन्यवाद। ओके, अ, माननीय सर सदस्य शिवजी पांडे। हाँ जी, थैंक यू सर। सर आई एग्री विद योर पॉइंट कि पॉलिसीज चेंज हो जाती हैं, उसमें आप बहुत अच्छे एक्शंस ले रहे हैं, ओके अग्रीएबल। बट सर पेट्रोल और डीजल के प्राइस जब राइज होते हैं तो कॉरपोरेशंस पर बर्डन नहीं आता है। सबसे ज्यादा बर्डन ड्राइवर्स, फार्मर्स, डिलीवरी वर्कर्स, ऑटो ड्राइवर्स, इन सब पे पड़ता है। तो आप उनके लिए क्या एक्शंस ले रहे हैं? आपने बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है, हम मान रहे हैं आप सिटीजन्स को ज्यादा बर्डन नहीं करना चाह रहे हैं, बट इन केसेस में आपने कुछ तो इनिशिएटिव लिया होगा। आप इन टोटल सबका एक साथ नहीं ले सकते हैं। बट सर आई वांट टू नो योर स्टांस ऑन दिस। माननीय सदस्य, कृपया कृपया अपना माइक म्यूट करिए। माननीय सदस्य, माननीय सर सदस्यगण, बिसाइड्स कृपया माइक म्यूट करिए अपने। आप लोग ऐसा माइक अनम्यूट नहीं, प्लीज डिस्टरबेंस क्रिएट मत करिए संसद के अंदर। आप लोग माइक म्यूट करेंगे पहले। ओके जी, कैन आई माननीय कंटिन्यू? सदस्य शिवली जी जी। हाँ जी, जी सर। ऑल्सो सर प्राइस हाइक इतना ज्यादा कि न्यू दिल्ली में सर दिस इज अ वेरीफाइड, मुंबई में पर लीटर, हैदराबाद में 107 रुपीज पर लीटर। इसके अलावा सर जो 100 रुपए का पेट्रोल है उसमें से 36 to 39 रुपीज सर वो टैक्स में जा रहा है, एक्साइज ड्यूटी या स्टेट वैट पे जा रहा है। गवर्नमेंट ने अभी पेट्रोल 2025 का डेटा है सर, पेट्रोल और डीजल पे पर लीटर 2 रुपीज एक्स्ट्रा उन्होंने एक्साइज ड्यूटी इम्पोज किया है। तो सर आपका ग्लोबल इम्पोर्ट इनकम वो तो हम ठीक है मान रहे हैं माननीय कि सदस्य शॉर्टेज प्लीज हो रहा है। कंक्लूड, संक्षिप्त में रखा करिए। हाँ जी सर, yes sir, but sir please tell me your instance on the following questions. ऑनरेबल मिनिस्टर, वुड यू लाइक टू मेक अ स्टेटमेंट ऑन दिस? यस सर। तो ऑनरेबल एमपी शिवली जी को मैं ये बताना चाहता हूँ कि तब के जो ग्लोबल स्टांसेस थे, ग्लोबल मार्केट थी, और अब की जो ग्लोबल मार्केट है, वो चेंज होती रहती है। द मार्केट इज नॉट स्टेबल, द मार्केट चेंजेस एवरी टाइम। तो मार्केट के हिसाब से हमें चलना पड़ता है। तो व्हेन मार्केट चेंजेस वी हैव टू फॉलो द ट्रेंड, and according to the market trend, yes, we have to increase the price at certain times and decrease the price at certain times. तो ऐसा विश्व गुरु नहीं कि ट्रेंड को फॉलो नहीं। नो, लेट द ऑनरेबल कंटिन्यू। हाँ, जो ट्रेंड का आपने फॉलो नहीं किया, वो हम आपको बता रहे हैं कि कैसा फॉलो करना है, ऑनरेबल एलओपी जी। तो ट्रेंड बदलता है, तो उसी ट्रेंड के हिसाब से अभी जो क्राइसिस अभी चल रहा है, द मार्केट इज वेरी अनस्टेबल। सभी यहाँ पर जो मार्केट है वो भी गिर रही है। तो सब कुछ देखना पड़ता है। इट्स नॉट इजी टू लुक एट इट सडनली। एक ही बार में हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक ही मिनट में कुछ डेवलपमेंट हो जाए। जादू नहीं हो सकता ना। तो बैठकर डिस्कशंस करना पड़ता है, कमेटी के साथ बैठना पड़ता है। अगर ओपोजिशन का अच्छा साथ मिलता है तो जरूर डेवलपमेंट से हो जाएगी। धन्यवाद स्पीकर। ओके, यस माननीय सदस्य लक्ष्मी।
थैंक यू स्पीकर सर। आई जस्ट वांट टू आस्क, मैं 2 सेकंड में आपको कुछ क्वेश्चन में रखना चाहूंगी यहाँ पे। एज अ ऑपोजिशन हमें कोई प्रॉब्लम, हम पता है रिजर्व्स हम खुद भी नहीं बना सकते, यहाँ पे इंडिया के अंदर खोद खोद के नहीं बना सकते, हमें कोई दिक्कत नहीं, इंपोर्ट्स भी हो रहे हैं। बट दिक्कत यहाँ पे अध्यक्ष महोदय, जब क्राइसिस का समय हमारे पास लॉन्ग टर्म रिजर्व क्यों नहीं है हमारे पास? क्यों हमें एकदम से ये हो रहा है कि यहाँ पे प्राइस इतने हाइक होने को देख रहे हैं? एक तो समय में आके इनके मंत्रीगण कह रहे हैं हमारे पास पूरा विद इन 24 घंटे फिर प्राइस हमें बढ़ते हुए दिख रहे हैं। दूसरा क्या है, और एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगी, क्या ये जो हम फ्यूल वगैरह इनमें टैक्सेस में कोई कमी की है सरकार ने कि हाँ, ताकि मिडिल क्लास के ऊपर इसका बर्डन आए? मेरा ये सवाल डायरेक्ट रहेगा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री जी। धन्यवाद स्पीकर जी, अच्छा सवाल उठाया है देशवासियों सिंह के लिए, ऑपोजिशन के लिए। ऐसे ऑपोजिशन की हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि जो मिनिस्टर ने कहा कि हमारे पास ऑयल रिजर्व है, पोर्ट्स पे है रिजर्व्स, लेकिन पोर्ट से बहुत सिटीज तक जाने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो इस टाइम के बीच में ऐसा अफवाहें फैल जाती है कि शॉर्टेज है, शॉर्टेज है। शॉर्टेज असली में नहीं है, पोर्ट्स में रिजर्व है, लेकिन पोर्ट से कई सारे रिमोट एरियाज होते हैं, कई सारे वहां तक पहुंचने के लिए समय लगता है। कुछ ऑयल रोड से जाना पड़ता है, वाटरवेज, तो बहुत सारे ट्रांसपोर्ट के माध्यम से जाना पड़ता है, इसलिए समय लगता है। ये समय ज्यादा होता है, इसका मतलब शॉर्टेज होता है। तो हमको समझना पड़ता है। ऑपोजिशन से फिर से मैं विनती करता हूँ, इस जो समस्या है इसको ज्यादा पैनिक वे में नहीं पब्लिसाइज किया जाए, माननीय अपने जी, मार्केटिंग हैंडल्स में इसको ज्यादा एग्जैजरेट ना करें। धन्यवाद जी स्पीकर। माननीय सदस्यगण, ऑनरेबल मेंबर्स, सदन की कार्यवाही, द हाउस स्टैंड्स एडजर्न्ड until 8:55 PM. थैंक यू। सदन की कार्यवाही को हम आगे बढ़ाते हैं। माननीय सदस्य पशुपतिनाथ, आप अपनी बात सदन के समक्ष रखें। Thank you, sir. Am I audible? यस जी, आप बोलिए। Honorable Speaker, sir, today the biggest fire in India is not in politics and not even in this parliament, but it is in a burning kitchen of every household, where rising prices of gas and petroleum are burning the pocket of common people. Recently, the price of domestic LPG cylinder increased about 60 rupees, bringing the price close to 900 in Delhi, according to Economics Times. For the government, this may be just a number, but for a poor family, it means sacrificing other basic needs. Honorable Speaker, sir, when petrol and diesel prices increase, the impact is spread across the entire economy. The farmer who runs his tractors and on diesel is suffering. The auto driver who depends on fuel for daily income is suffering. The small tea seller who uses LPG to cook is suffering. Report from the Times of India shows that some places LPG cylinders are even being sold in black market about 2000 to 500 due to shortage. Honorable Speaker, sir, while citizens at home struggling with rising price, our citizens abroad are also facing serious safety concerns. Thousands of Indian students and workers live in the countries facing political tension and conflict. Their families in India are worried every day about their safety. The government must ensure stronger diplomatic protection plans and continuous communication with the Indians living abroad. A responsible government must protect citizens both inside and outside the country. But instead of giving relief, government keep blaming on the global situation. So I want to ask ruling party some simple question. Why are taxes on petrol and diesel still so high? And what concrete step is the government taking to ensure the safety of Indian living abroad? Honorable Speaker, sir, development cannot be measured only by slogan like prices keep rising, the dreams of common people keep falling. Honorable Speaker, at last I want to end up my speech by this line. A government that cannot protect the kitchen of the poor cannot claim to protect the future of the nation. Thank you, Honorable Speaker. माननीय सदस्य भक्ति जाटव। Thank you, Honorable Speaker, sir.
जैसा अपोजिशन ने कहा कि गवर्नमेंट जो है वो ग्लोबल पॉलिटिक्स को ब्लेम कर रही है और जो इंडियंस जो अब्रॉड में है उनके लिए कुछ मेजर्स नहीं ले रही है। मैं अपोजिशन को बताना चाहूंगी आपके माध्यम से कि जो ऑनगोइंग सिचुएशन चल रही है वॉर की, उसके तहत गवर्नमेंट ने 24/7 हेल्पलाइन अवेलेबल कराई है सिर्फ उनके लिए जो इंडियंस अब्रॉड में फंसे हुए हैं और वो सेफली इंडिया आ सकें, उनकी फैमिली से और जो अफेक्टेड पीपल हैं उनसे और उनकी फैमिली से कनेक्ट करने के लिए न्यू दिल्ली में एक कंट्रोल रूम भी स्टैब्लिश किया गया है ताकि उनकी क्वेरीज और उनसे कनेक्टेड रहें जब तक कि वो सेफली इंडिया नहीं आ रहे हैं। तो थैंक यू स्पीकर सर। जी धन्यवाद माननीय सदस्य। ओके जी, माननीय मंत्री जी प्रिया यादव। धन्यवाद स्पीकर महोदय। मैं आपके माध्यम से विपक्ष के सदस्य को मैं ये सुनिश्चित करना चाहूंगी कि एज अ फॉरेन मिनिस्टर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भारत सरकार भी बहुत चिंतित है। मैंने अपनी स्पीच में ही मैंने ये मेंशन किया हुआ था कि जब तक भारत का एक व्यक्ति भी खतरे में है भारत सरकार सुनिश्चित नहीं बैठ सकती है। हम भी एक्शन लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। हमारी जैसे कि हमारे सदस्य ही मेंशन किए हैं कि 24/7 हेल्पलाइन नंबर ऑन कर दी गई है। हमारे जितने भी दूतावास हैं हम उससे संपर्क किए हुए हैं, हम बात कर रहे हैं और स्पेसिफिकली जो ऐसे इलाके हैं जहाँ पे हमारे जो भी भारतीय हैं वो फील सेफ नहीं कर रहे हैं, हम उनसे भी कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप बिल्कुल ऐसा ना समझें कि हम अवेयर नहीं हम एक्शन नहीं ले रहे हैं। जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है ये एकदम एक्टिव है और हम पूरी तरीके से चिंतित है कि जो भी बाहर फंसे हुए भारतीय एक्ट करे और इंडिया लाए। धन्यवाद। जी माननीय मंत्री जी नोएल। धन्यवाद स्पीकर जी, पॉइंट आपके से जो जी आपको बोलने जी आपको बोलने का मौका मिलेगा, जस्ट उनको Opposition- स्टेटमेंट करना है तो वो कर लीजिए। जी नोएल, जी नोएल। बोल सकता हूँ सर? क्या मैं बोल सकता हूँ सर? जी आप बोलिए। हाँ धन्यवाद सर। हॉनरेबल ऑपोजिशन के एक एमपी ने क्वेश्चन किया था, टैक्सेस बढ़ क्यों रहे हैं, प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं। तो मैं ऑपोजिशन से एक सीधा सवाल उठाना चाहता। स्टेट गवर्नमेंट जो वेस्ट बंगाल में है, केरला में है, तमिलनाडु में है, वो स्टेट वैट नहीं कट क्यों माननीय नहीं मंत्री जी, कर नहीं रही? माननीय मंत्री जी कृपया मुद्दे पे रहिए आप। अध्यक्ष महोदय, कृपया मैं मुद्दे पे इधर भी एक क्लैरिफिकेशन करना चाहूंगी अगर आप परमिशन दे तो। ओके माननीय प्लीज। मंत्री जी को एक क्लैरिफिकेशन। जी अध्यक्ष महोदय, मैंने पूछा था टैक्सेस में कोई कमी हुई है कि नहीं। आई एम रिपीटिंग माई स्टेटमेंट, टैक्सेस में कोई कमी हुई है कि नहीं सरकार के द्वारा, ये मेरा प्रश्न था। आपका प्रश्न नहीं, जो अभी धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अभी एक स्पीच दिया था उसका स्टेटमेंट कर। Then sorry, so sorry, honorable member and speaker sir. या ओके नो नो इट्स ओके स्पीकर सर, क्या मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ? यस प्लीज 5 सेकंड में आप कंक्लूड। हाँ, जो मुद्दा हो रहा है कि इनके स्टेट के और टैक्सेस हैं, तो इसके जो ऐड होते ही प्राइसेस और भी बढ़ रहे हैं। बस मैं ये बात कहना चाहता हूँ, तो बाकी ऑपोजिशन खुद समझ जाएगी। वो समझदार है। ओके धन्यवाद। ओके माननीय माननीय नेता प्रतिपक्ष। धन्यवाद अध्यक्ष जी। बधाई हो विश्व गुरु का सरकार को गार्ड करने का। दिस इज द मोस्ट बेसिक थिंग ऑफ द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री। अगर वो उतना भी नहीं कर पाएगा, सेफ्टी एंश्योर नहीं कर पाएगा, तो उनको राजीनामा देना चाहिए या किसी और अच्छे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मिलेगा। और सर मैं ये भी बताना चाहता हूँ, वो तो घर आएंगे, बहुत बधाई हो, घर ले आओ उनको। मैं भी बताता हूँ उनको सेफली घर ले आओ, पर घर ले आने के बाद सर उनका क्या करेंगे? वैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऊंचाई तक छू रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट, देयर इज ऑलरेडी एन अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस, और लोग मतलब उधर जो पढ़ नो माननीय उनको सदस्य भी कृपया मुद्दे पे रहिए। उनके आप लिए मुद्दे क्या पे करेगा बोलिए। सर? आप मुद्दे पे बोलिए। सर आई एम बीइंग ऑन द पॉइंट सर, आई एम बीइंग ऑन द पॉइंट। वो ले रहे इवैक्यूएट करके, जो मंत्री ने बोला था एक्सटर्नल अफेयर्स, तो लेके उनको क्या करोगे? मतलब व्हाट इज द प्लान दैट व्हाट आर द मेजर्स दैट ओके गवर्नमेंट विल टेक? थैंक यू। ओके मुझे बाकी सदस्यों को भी अपना कंसर्न रेज करने का मौका मिला। ओके
प्रधान कुछ बोल रहे हैं जी। थैंक यू स्पीकर सर। जब जब ये बात कर रहे हैं तो मैं बताना चाहूंगा कि जो भारत सरकार है वो उनकी सुरक्षा के लिए जो एक अच्छा एक्शन होता है वो उठा रही है। जब भी संकट आया है तो भारत ने अपने नागरिकों को कभी अकेला नहीं छोड़ा है। हमने देखा है कि ऑपरेशन राहत, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन कावेरी, वंदे भारत मिशन, इन सारे मिशन के थ्रू हम अपने मेंबर्स को जो भी कंट्री के बाहर थे उनको प्रॉपर सेफ तरीके से हम उनको अपनी कंट्री में लाए हैं। तो हम ओके हमेशा अपने नागरिकों के साथ खड़े हैं, हम उनको कभी भी जी। अकेला नहीं छोड़ रहे हैं। तो यहाँ ओके पे मैं इनको क्लेरिफिकेशन माननीय देना चाहता हूँ। सदस्य जी, माननीय सदस्य भूपेश जिंदल, आप 10 सेकंड में अपना पॉइंट रखिए। सर मुझे 10 सेकंड थोड़ा ज्यादा वक्त चाहिए होगा, क्योंकि मेरे 3-4 सवाल हैं, बहुत ही अहम सवाल हैं। सर डायरेक्ट पहला डायरेक्ट सवाल आप ये है कि एज ऑफ सवाल पूछिए आपके। ठीक है सर। डायरेक्ट। सर एज ऑफ नाउ बांग्लादेश को फ्री एक्सेस मिला है ईरान से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, कि वो अपना तेल लेकर जा सकते हैं। हमें नहीं मिला है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का स्टेटमेंट है कि कोई भी डिसीजन अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कि हमें फ्री एक्सेस मिला है नहीं मिला है ईरान से, वो प्री मेच्योर है। मतलब हमें फ्री एक्सेस नहीं मिला जहाँ से हमारा 70 से 80% क्रूड ऑयल आता है। सर दूसरा पॉइंट मेरा ये है, यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि और हमें क्यों नहीं मिला है, क्योंकि हमने सर यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल में ईरान के खिलाफ वोट किया है। वो जो रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स कर रहे हैं यूएस के बेसिस पे मिडिल ईस्ट में, उसके हमने खिलाफ वोट कर दिया है। और यूएस और इसराइल पे हमने कुछ भी नहीं बोला है, उन्होंने जो प्रोवोकेटिव अटैक्स किए थे ईरान पर। सर दूसरी बात, एक बात जो बहुत ज्यादा उछाल रहे हैं ये हमारे सत्ता पक्ष के लोग, कि पैनिक मत करिए। सर यही बात उन्हें कोविड के वक्त भी बोली थी कि पैनिक मत करिए, लेकिन हमें क्या देखने को मिला? हमें माइग्रेंट क्राइसिस देखने को मिला, हमें ओके हेल्थ केयर क्राइसिस देखने को मिला। सेम 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 या opportunity मेंबर same Shame, वर्कर्स shame, वर shame. सर ruling सर जैसे same मेंबर प्लीज 10 ruling सेकंड same सर 10 कंक्लूड। सेकंड ruling 5 same सेकंड सर 5 सेकंड जी सर, जी वर्कर्स को मजबूर किया गया कि वो अपने फुट पे ट्रैवल करें, अपने विलेजेस और बॉर्डर्स क्लोज कर दिए गए। तो सर ये सब बड़ी बड़ी बातें हैं। और हमारे प्रधानमंत्री तब क्या कहते हैं, थाली बजाओ लाइट चलाओ। तो सर ये सब बड़ी बड़ी बातें हैं, सरकार को अकाउंटेबल लेकर हर ओके चीज का जवाब देना ओके चाहिए। बाकी थैंक यू। नेक्स्ट मेंबर को मुझे मौका Shame, देते हैं shame. बोलने का। माननीय माननीय सदस्य इशिता सिंह, माननीय सदस्य इशिता सिंह, 10 सेकंड है आपके पास। ओके, थैंक यू सर। महोदय, मैं आपके माध्यम से सिर्फ एक सवाल पूछना चाहूंगी। और मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ कि ये जो भी रूल्स रेगुलेशंस हमारी गवर्नमेंट कर रही है, जो बाहर लोग फंसे हैं उनके लिए, जो अंदर है। लेकिन मैं एक बात मिडिल क्लास की यहाँ रखना चाहूंगी कि जो ब्लैक मार्केटिंग में मिडिल क्लास पिस रहा है, उसके लिए क्या 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 एक्शन लिया गया है? जो ब्लैक मार्केटिंग चल रही है, जो आज अभी मिडिल क्लास ये सारी चीजें फेस कर रहा है, ओके उसके लिए क्या माननीय एक्शन लिया गया? ओके माननीय सदस्य जानवी, माननीय धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। जी आप बोलिए जल्दी। धन्यवाद अध्यक्ष जी सर। इन्होंने कहा कि हम रेस्क्यू नहीं कर रहे हैं। मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले 10 सालों में हमने 12 ऑपरेशंस किए हैं, जिसमें 2 लाख से प्लस लोगों को रेस्क्यू किया है, और कोविड में 6.7 मिलियन लोगों को रेस्क्यू किया है। दूसरी बात, इनकी सरकार में लीबिया सिविल वॉर के दौरान लोगों को यूं ही छोड़ दिया गया था, और ना कोऑर्डिनेशन था ना कुछ और। अभी प्रधानमंत्री जी हमारे देश के ईरान के प्रेसिडेंट से लगातार बातचीत कर रहे हैं। 3 बार हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से बात की है। 52,000 लोगों को रेस्क्यू किया है। अभी जो मिडिल ईस्ट में जो वॉर हो रहा है, उसके अलावा 24/7 हेल्पलाइंस ओपन है। फूड मेडिसिन की सप्लाई इनफ है। इनकी सरकार की तरह नहीं, जहाँ पे इनके खुद के अलायंस डीएमके ने इनको क्रिटिसाइज किया नो था, नो इनकी स्लो माननीय नो 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 एक्शंस। यू और कांट, प्लीज डोंट टेक द नेम्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। ओके सर। सर इनके अलायंस खुद इन्हें क्रिटिसाइज करते थे, स्लो एक्शन और इनके जो इररेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट्स थी उनको, उसके ओके ऊपर। माननीय सदस्य प्राची गुमगांवकर, धन्यवाद धन्यवाद। ओके एक्चुअली जो आई थिंक आपका आपका थोड़ा मैंने कनेक्टिविटी सदस्य इशू। ईश्वर जी ने क्वेश्चन पूछा था, कैटेगरी जो फर्स्ट प्रायोरिटी हाउस होल्ड सेक्टर को मिली है, जहाँ पे सॉरी सर, मेरी आवाज आ रही है? हेलो। हाँ आ रही है, आप जल्दी बोलिए, टाइम कम रहता है इधर। तो सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगी कि हाउस होल्ड्स को फर्स्ट प्रायोरिटी मिली है, जहाँ पे उन्हें 100% ऑफ एवरेज गैस कंजप्शन मिलेगा, प्लस सीएनजी यूज बाय ट्रांसपोर्ट सेक्टर। तो ये फर्स्ट कैटेगरी में। एंड सर सेकंड थिंग, 25 डेज ऑफ इंटर बुकिंग पीरियड भी अप्लाई किया गया है, ताकि होर्डिंग रोकी जाए। तो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। थैंक यू।
ओके ओके, धन्यवाद। लास्ट स्टेटमेंट में माननीय मंत्री जी से लूंगा नोएल, उसके बाद मुझे बाकी स्पीकर्स को भी मौका देना है बोलने का। जी। थैंक यू स्पीकर सर, आपके माध्यम से मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि अपोजिशन का एक मेंबर बोलता है कि इवैक्यूएशन सेफ रेस्क्यू क्यों नहीं हो रहा है। तो माननीय एलओपी जी ये बोल रहे हैं इवैक्यूएशन करके रेस्क्यू करके आप क्या करोगे, इवैक्यूएशन रेस्क्यू करने से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो जो ब्लेम हम पे कर रहे थे कि कॉन्ट्राडिक्शंस हो रहे हैं, सर उनके घुमा पार्टी रहे के बात। बीच सर स्टेटमेंट को खुद घुमाया हो जा रहा है रहे सर, हैं। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला कि अनएम्प्लॉयमेंट होगा सर। यस ही इज सर, मिसकोटिंग वैसा द स्टेटमेंट गिवन बाय द एलओपी सर। यस सर, अध्यक्ष सीएम महोदय, यहाँ पे सर, सीएम से क्लेरिफिकेशन देना चाहेंगे हम। सर आई हैव रिटन डाउन द स्टेटमेंट मेड बाय एलओपी, आई हैव रिटन डाउन इट सर। मैं लिख रहा सर था देन इधर ही I से। said that have my ओके the I माननीय, economy have is I going have also related to written. unemployment. I have He is also misquoting. written. I can read it out again. नहीं माइट बी अ माननीय, स्लिप ऑफ टंग। एक मिनट Slip of tongue. नहीं, सो कॉल्ड स्लिप ऑफ टंग। नो नो, प्लीज मेंटेन द डेकोरम ऑफ द हाउस। आप लोग मर्यादा बनाए रखें। डू नॉट इंडल्ज इन एनी अननेसेसरी कमेंट्स प्लीज। मुझे बाकी सदस्यों को भी मौका देना है, तो आप अपने सवाल संक्षिप्त में पूछा करिए। ठीक है, तो मैं दूसरे सदस्य, मैं माननीय सदस्य मैं माननीय सदस्य जानवी से अनुरोध करूंगा कि वो अपनी बात सदन के समक्ष रखें। ओके, मैं अभी आग्रह करूंगा कि माननीय सदस्य आर अकलिया अपनी बात सदन के सामने रखें। आर अकलिया। सर आई एम हियर। ओके, जानवी यू आर देयर। स्पीकर सर। ओके प्लीज। Sir, I am there. Sir, can I या आर अकलिया, 1 minute, start? let her speak, then you will be given। Okay. जी, जल्दी माननीय सदस्य। धन्यवाद सर। सर ये कोई एनडीए क्रिएटेड क्राइसिस नहीं है, फिर भी विपक्ष एक अनरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, इमरजेंसी एक फेक सिनेरियो क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। इसका एग्जांपल मैं सीधा सा दूं, इनके ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से एक फोटो पोस्ट की जाती है कि ये हाल है एनडीए में सिलेंडर की लाइन का। जब फैक्ट चेक हुआ तो पता चलता है कि वो इनकी सरकार के दौरान की लाइन थी। सेम तो ये सेम तो इनकी सेम। फेक सेम सिनेरियो और सेम। इस तरह के अनरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश है। दूसरी बात, इनकी सरकार के दौरान कोई कोऑर्डिनेशन मंत्रालय में नहीं था, वो मीडिया हाउसेस में बैठकर तो ये सरकारें बनाते थे। दूसरी बात, हमारे प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री कर रहे हैं, हमारे देश के लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। तीसरी बात, एलपीजी सिलेंडर्स को लेकर के जो हमारे बाकी सदस्यों ने बताई कि 25 डेज की वो टाइम लिमिट की गई है ताकि होर्डिंग्स ना हो। दूसरी बात, एक हेल्पलाइन भी जारी की गई है जिसमें 2.5 डेज के अंदर अगर डिलीवरी नहीं होती है तो दे कैन कंप्लेन। और 100% हाउस होल्ड जो एलपीजी सिलेंडर्स है उसकी अवेलेबिलिटी इंश्योर करी गई है। तीसरी बात मैं यहाँ बताऊं कि इन्होंने कहा था हम ब्लेम गेम खेल रहे हैं, तो आज सप्लाई चेन हमारी 70% नॉन हॉर्मोज से हमने शिफ्ट कर दी है, लेकिन प्रॉब्लम हमारे पास आ रही है रिजर्व करने की। तब क्यों नहीं हमारी सरकार का मेजरली पेमेंट इनके ऑयल बॉन्ड्स के रीपे करने में गया है, लोन्स को। और दूसरा, हमने फेज 2 भी अभी तैयार किया है जिसमें हम रिजर्व्स को बढ़ा रहे हैं। अभी ग्लोबली जो ब्रेंट क्रूड ऑयल क्रूड प्राइसेस होती है वो मोर देन $110 बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से ओवरऑल वर्ल्ड में प्राइसेस हाइक हुआ है। 20% यूएसए में हुआ है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, सब जगह। लेकिन इंडिया में पिछले 1 साल से पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस नहीं बढ़ाई गई है, वो स्टेबल है और करंट की वजह से ही हो सकता है। तीसरी बात बता दूं कि आज हमारे नेबरिंग कंट्रीज को हम अभी भी 5,000 टन डीजल्स इंपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने नोटिफाई किया है, थैंक किया है। आज इंडिया फ्यूल के लिए बैगिंग नहीं कर रहा है जैसा इनके टाइम होता था। वी आर नॉट विक्टिम ऑफ द क्राइसिस, वी आर रेस्क्यूअर इन दिस केस। थैंक यू। ओके माननीय सदस्य, मैं चाहता हूँ आप सभी को अपने अपने जो कि सवाल है वो रखने हैं, सदन के सामने बात रखनी है, आपको मौका मिलेगा। समय की मर्यादा है, तो मैं एक और स्पीकर को पहले मौका दूंगा कि वो अपनी बात रखे। उसके बाद मैं एक साथ आपके जो भी कंसर्न्स है मैं आप सभी को अपनी बात रखने का मौका दूंगा। एक और स्पीकर को हम उनकी बात रखने का पहले मौका देते हैं। माननीय माननीय सदस्य आर अकलिया। माननीय सदस्य अकलिया।
Honorable Sir and the members of the House, good evening, one and all. Today, with a simple but a serious question to the government. Is home. 0.5 crore Indians living overseas. So they contribute billions of dollars to our economy. In fact, India received over $125 billion in remittance in 2023, and this is the highest in the world. So they are speaking with proud. So, but what actually happening in our country? When the war breaks out, these same citizens are left fearful, uncertain, and helpless. So during this Ukraine war, over 22,000 Indian students had to be evacuated, for which they were forced to walk around kilometers in freezing temperature to reach borders. So why does India still doesn't have a permanent global evacuation policy? And why are these crisis response mechanisms are not activated only for the situation priorly? So these mechanisms are activated only when the situation becomes critical. So, Honorable Speaker, sir, a nation that aspires to be a global power must first guarantee the safety to its people, not only in its country but across the global. Okay, धन्यवाद. And my next question is that Continue, the continue. fuel prices that are burning the pockets of ordinary Indians. So, what is your solution to this? Today, in many Indian cities, petrol prices remain around rupees more than 100 plus per liter. So why it is? Because the half of the prices is mainly based on the taxes which are over this petrol. So India imports about 85% of the crude oil, yet instead of माननीय सदस्य, please conclude. wherever they live and however they struggle. Thank you. जी, माननीय सदस्य, मैं एक और सदस्य को सबसे पहले तो बोलने का मौका दूंगा, फिर आपके एक साथ आप सबका मैं कंसर्न्स लूंगा. माननीय सदस्य तरंग विमानी, आप पहले अपनी बात सदन के समक्ष रखें. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज मैं गल्फ कंट्रीज में चल रहे युद्ध की परिस्थिति में भारत सरकार ने हमारे नागरिकों के लिए गए अहम कदम एवं गैस और पेट्रोलियम पदार्थ के प्राइस को कंट्रोल रखने के लिए लिए गए कार्यों की चर्चा करने आया हूँ। अध्यक्ष महोदय, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के कारण अन्य गल्फ कंट्रीज भी इफेक्ट हुई है। यह युद्ध से प्रभावित एरिया में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित भारत लाने में भारत सरकार कटिबद्ध है। अब तक हजारों भारतीय नागरिकों को सुरक्षित भारत परत लाया गया है। अध्यक्ष महोदय, यह युद्ध के कारण ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया है, जहां से लगभग दुनिया का 20% क्रूड ऑयल गल्फ कंट्री से ट्रांसपोर्ट होता है, मगर भारत के पास स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है जो कि 9.5 डेज तक चल सकता है, और हमारे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज OMCs जिनके पास 64.5 डेज का पेट्रोलियम रिजर्व है। इसका मतलब यह है कि भारत देश के पास कुल 74 डेज का पर्याप्त पेट्रोलियम रिजर्व है, जिसके कारण हमारे देश में पेट्रोल डीजल के प्राइस अभी कंट्रोल में है। भारत का एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जैसे कि रेलवे, जो कि 98% इलेक्ट्रिफाइड है, बस, मेट्रो एवं एसेंशियल लॉजिस्टिक सर्विसेज बिना किसी फ्यूल शॉर्टेज के अभी फुल्ली ऑपरेशनल है। मिडल ईस्ट कंट्रीज के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप मजबूत बनाकर भारतीय प्रवासियों के साथ कम्युनिकेशन और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। अध्यक्ष महोदय, हम भारत के सभी नागरिकों को यह आश्वासन देना चाहते हैं कि हमारे देश में LPG एवं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का हम अल्टरनेट सोर्स की व्यवस्था कर रहे हैं। इसलिए हमारे नागरिकों को पैनिक में आने की जरूरत नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यह कहना गलत नहीं होगा कि US, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे इस वॉर के कारण ग्लोबल मार्केट,
और ट्रेड रूट्स को काफी असर हुआ है, लेकिन भारत ने अपने एनर्जी सिक्योरिटी, स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक रिलेशंस और स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व के जरिए इस क्राइसिस को बहुत अच्छी तरीके से संभाला है। हमारे पास स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स है, 98% इलेक्ट्रिफाइड रेलवे है और हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट और एसेंशियल लॉजिस्टिक सिस्टम्स अभी भी ऑपरेशन है। गवर्नमेंट की प्रोएक्टिव स्टेप्स से हमने एलपीजी सप्लाई एवं फ्यूल प्राइस और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा इंश्योर की है। अंत में मैं एक वरिष्ठ नेता की एक बात यहाँ रखना चाहूंगा कि सत्ता का खेल तो चलता रहेगा, सरकारें आएगी और जाएगी, पार्टियां बनेगी और बिगड़ेगी, मगर ये देश रहना चाहिए। मेरी पक्ष और विपक्ष के सभी नेताओं से विनती है, इस मुश्किल घड़ी में देश के साथ खड़े रहे। धन्यवाद। जय हिंद। जी धन्यवाद। अभी मैं माननीय सदस्य जो भी आपको अपनी बातें रखनी थी सदन में, आप लोगों को समय दूंगा अभी। ठीक है, माननीय सदस्य लक्ष्मी। थैंक यू ऑनरेबल स्पीकर सर। मेरे कुछ सवाल रहने वाले हैं। इन्होंने अपनी स्पीच में कहा कि हम फेक सीनरीज बना रही हैं। मैं पूछना चाहूंगी, राम मंदिर में जो है सीता रसोई है, वहां का गैस खत्म हो चुका है अब, और वहां पे कोयले मतलब क्या कहते हैं, वो ट्रेडिशनल मेथड में शिफ्ट हो रहे हैं। तो मुझे बताइए, क्या ये भी जो है फेक ही है यहाँ पे? दूसरी चीज इन्होंने कहा कि सॉरी, हाँ, दूसरी चीज इनका 100% अवेलेबिलिटी, और 100% अवेलेबिलिटी होने के बाद लोग गैसों की लाइन में नहीं खड़े होते। गोरखपुर में अध्यक्ष महोदय, लोग गैसों की सिलेंडर की लाइन के ऊपर बैठ के वहां पे वेट कर रहे हैं कि हाँ हमें मिलेगा करके। फिर उसके बाद मैं पूछना चाहूंगी, उनका पेट्रोल के और डीजल के दाम जो है स्टेबल है। अध्यक्ष महोदय 2026 में सुप्रीम कोर्ट आके कहती है कि यहाँ पे हमें फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है प्राइस में। अब हमें बताइए हम किसका माने यहाँ पे सही? उसके बाद ये कहते हैं कि यहाँ पे हम इवन एक्सपोर्ट करें। अध्यक्ष महोदय, ये सोचने की बात है कि जब हमारे खुद के भारत देश में, जहाँ पे आज कमर्शियल सिलेंडर में जो है संक्षिप्त कमर्शियल में सिलेंडर रखिए, संक्षिप्त में बात रखिए। 114.5% का जी अध्यक्ष महोदय, जहाँ पे हमारे भारत देश में 114.5 पैसे का बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, वहां पे हम कह रहे हैं कि हम एक्सपोर्ट करेंगे। उसके बाद मैं पूछना चाहूंगी, कह रहे हैं इनका हर घूम फिरा के अध्यक्ष महोदय एक ही चीज में आके बात अटक रही है कि हाँ हम लोगों को डिपोर्ट तो कर रहे हैं इंडिया में। हाँ मैं मानती हूँ, इट इज अ गुड थिंग कि यहाँ पे आप उनको ला रहे हो वापस, बट अध्यक्ष महोदय यहाँ पे लाने के बाद देखिए वो घर जाएंगे, घर में एलपीजी गैस नहीं है, वो बाहर मार्केट में सामान खरीदने जाएंगे, वहां पे देखा तो वहां पे इन्फ्लेशन चल रही है ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फर्टिलाइजर। एग्रो इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो रही है। तो इसका क्या है? अभी एक माननीय अध्यक्ष कहते हैं ओके हमें माननीय 74 डेज सदस्य, का। प्लीज कंक्लूड। जी अध्यक्ष महोदय, अभी अभी एक रिलायबल सोर्स से मैंने देखा, वो बोल रहे हैं सिर्फ 25 डेज का। यहाँ पे मतलब क्यों सरकार इतनी साइड चेंज करी? और अंत में मैं ये कहना चाहूंगी, हम देश के साथ खड़े, परंतु सवाल पूछना हमारा हक है, और वो आपको उम्मीद है कि हमसे भी हमें अच्छे से जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। हाँ, जवाब दिया जाए। जी माननीय मंत्री जी, जवाब दिया जाए, जी जवाब माननीय दिया मंत्री जाए। जी, कहीं मंत्री पे भी जवाब दे रहे हैं, एक मिनट। एक्सपोर्ट की बात ओके जी, हमने कहीं पे भी एक्सपोर्ट की बात नहीं की है। दूसरी बात आपने कहा 25 डेज, अध्यक्ष महोदय, यहाँ पे मैं क्लैरिफिकेशन कर दूं विद योर परमिशन? ठीक है, 2 मिनट लूंगी ऑनरेबल मेंबर, बस 2 मिनट, एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन कर देती हूँ। ओके। आपकी परमिशन है अध्यक्ष महोदय मुझे? नहीं, सिर्फ 10 सेकेंड है आपके पास, डायरेक्ट अपनी बात। हाँ जी अध्यक्ष महोदय, ये जो 3 स्पीचेस रूलिंग की तरफ से प्रेजेंट कही है, मैंने तीनों का इकट्ठे ही एक बार में बता दिया। तो अलग अलग अब आपको खुद देखना पड़ेगा किस बंदे ने कौन सी स्पीच दी थी। मैंने वहीं से उठाया, मैंने खुद से नहीं लिखा इसमें। धन्यवाद। ओके मंत्री जी। जी कहीं पे भी एक्सपोर्ट की बात नहीं हुई है। दूसरी बात यह है कि पैनिक सिचुएशन के कारण क्या होता है कि कोई सिटी है जहाँ पे मान लीजिए कि पर डे का 700 या 500 का डिमांड है। पैनिक के कारण क्या होता है, वहाँ पे 800 या 900 जितने सिलेंडर्स की डिमांड आ जाती है। तो अगर इतनी फ्लक्चुएशन आएगा तो पर्टिकुलर कोई सिटी में हो सकता है कि प्रॉब्लम हो सकता है। अदरवाइज मैं आपको बता दूं, विशाखापट्टनम में साउथ एशियन एलपीजी कंपनी है जिसके पास ऑलमोस्ट 60,000 टन का स्टोरेज कैपेसिटी है। एचपीसीएल मैंगलोर कर्नाटका में है, जिनके पास 80,000 टन जितना एलपीजी स्टोरेज कैपेसिटी है। अगर मैं पेट्रोल की बात माननीय अध्यक्ष महोदय, फिर भी हमें जवाब नहीं मिला, फिर भी बढ़ोतरी क्यों देखने को मिल रही है? हमारा मेरा सीधा सवाल। माननीय सदस्य आयुष गुरु 10 सेकेंड। धन्यवाद
अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। और जानवी जी बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री और उनका विदेश मंत्री ईरान के नेताओं से बात कर रहे हैं, पर सर बात करने के बाद भी देयर इज नो रिजल्ट। एंड सर वो तो बात कर रहे ईरान, मतलब ईरान का लीडर से। सर हम बात कर रहे हैं गरीब जनता और कॉमन सिटीजन से, जो उनको एलपीजी गैस ही नहीं मिल रहा है। और सर ये बोल रहे, मतलब सर, और भूटान जैसे देश ने भी इंडिया को रिजेक्ट करा है एलपीजी गैस और पेट्रोल देने में, सॉरी नॉट एलपीजी गैस बट शेम पेट्रोल शेम देने में रिजेक्ट किया है। इंडियन व्हीकल्स को पेट्रोल नहीं देंगे बोल के। सर यही लोग बोल रहे थे कि एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपने माननीय सदस्य, पॉल्यूशन आपका में डेटा, क्रैक क्लास कर दिया। आप जो डेटा यूज कर रहे हैं वो वेरीफाइड है, वेरीफाइड सोर्सेज से हाँ जी है। सर, हाँ जी सर, ओके। मैं वो आपको सेक्रेटेरिएट को भी भेज दूंगा लोकसभा का इस सेशन खत्म होने के बाद सर। और मैं बोलने सर, ये लोग बोल रहे हैं कि पैनिक का सिचुएशन नहीं है, पर सर आज लक्ष्मी जी ने ही बोला उनके ही स्टेट में ये जो एलपीजी गैस के क्राइसिस से एक का देहांत भी हो गया। तो सर ये इफ दिस इज नॉट एन क्राइसिस देन व्हाट इज दिस? एक्सप्लेन प्लीज रूलिंग गवर्नमेंट, आप ये एक्सप्लेन कीजिए। और सर ये लोग बोलते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद किया गया है, ब्लॉकेट है। सर मतलब एक सदस्य बोल रहे थे कि बांग्लादेश को छूट दिया है, मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान ने उधर पास होने को उनको दिया है। तो सर दिस इज द लैक ऑफ इंडियन डिप्लोमेसी। आज मैं सर बहुत दुख लग रहा है कि बांग्लादेश का शेम डिप्लोमेसी शेम अच्छा है इंडिया से। विश्व गुरु बनने के लिए आ शेम गए, शेम साइडलाइन हो तो गए दुनिया माननीय से ही। सदस्य, आपका विश्व समय गुरु, समाप्त। विश्व वर्ल्ड ने ही इसका साइडलाइन कर दिया है। धन्यवाद जी। ओके, मैं सदन की कार्यवाही को अभी आगे बढ़ाऊंगा। मैं आग्रह करता हूं कि माननीय सदस्य भारती जार्डन सर अपनी बात सदन के समक्ष रखें। सर मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है सर। जी, आपको मौका मिलेगा जी। नहीं, अभी छोटा सा एक इम्पोर्टेंट रिक्वेस्ट है सर। ओके। ऐसा मेंशन कीजिएगा कि इंडियन गवर्नमेंट मेंशन कीजिए, इंडिया इंडिया मत बोलिए, इंडिया को शेम मत कीजिए। अगर अकाउंटेबल होल्ड करना है तो इंडियन गवर्नमेंट को होल्ड कीजिए। डोंट प्लीज पुट स्लोगन्स लाइक शेम ऑन इंडिया, प्लीज डोंट डू दिस, दिस इज अगेंस्ट द पेट्रियटिज्म ऑफ द कंट्री। प्लीज आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ सर, प्लीज। ओके, माननीय सदस्यगण कृपया अपने शब्दों का चयन एकदम ध्यान से करें। धन्यवाद। माननीय सदस्य भारती जार्डन। थैंक यू ऑनरेबल स्पीकर सर। ऑनरेबल स्पीकर सर, आज इस सदन के माध्यम से एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर बात रखना चाहूंगी मैं आज। जो ग्लोबल वॉर सिचुएशन चल रही है, उसका इम्पैक्ट दुनिया पर ही नहीं, दुनिया पर तो पड़ ही रहा है, डायरेक्ट भारत के सिटीजन्स पर भी पड़ रहा है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ कहूंगी कि दुनिया में कभी भी कुछ भी क्राइसिस जब होती है, उसका सामना हमारी भारत सरकार एक हमेशा नेशन फर्स्ट सिटीजन फर्स्ट के प्रिंसिपल पर काम किया है उसने। इसी को नेशन फर्स्ट सिटीजन फर्स्ट के प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए स्पीकर सर मैं बोलूंगी कि जो इंडियन नेशनल्स जो है अब्रॉड में गल्फ रीजन में फंसे हुए हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ने मोर देन 52,000 इंडियन नेशनल्स को सेफली इंडिया गल्फ रीजन से वापस लाया है। ये डेटा है 1 मार्च 7 मार्च के बीच में 52,000 से ज्यादा इंडियंस को वापस लाया गया है सेफली। और आगे मैं बोलूंगी जिसमें से 32,000 जो पैसेंजर्स हैं वो इंडियन कैरेट्स के थ्रू ट्रैवल करके सेफली विद हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनके साथ कनेक्ट करके, जो भी अफेक्टेड पीपल और उनकी फैमिलीज के साथ कनेक्शन बना के वो सेफली यहाँ इंडिया आए हैं। और सर मैं आपके माध्यम से आगे बताना चाहूंगी कि अपोजिशन ये ना कहे कि गवर्नमेंट हाथ पे हाथ रख के बैठी है, कुछ सिटीजन्स के लिए कर नहीं रही है, सिटीजन्स का सोच नहीं रही है। अब मैं बताऊंगी जो ऑन गोइंग सिचुएशन चल रही है उसके कंसर्न को एड्रेस करते हुए गवर्नमेंट 24/7 हेल्पलाइंस अवेलेबल कराया गया है, और इसी के तहत न्यू दिल्ली में एक कंट्रोल रूम एस्टैब्लिश किया गया है सो दैट जो अफेक्टेड पीपल हैं और उनकी फैमिलीज की क्वेरीज को रिस्पॉन्ड किया जा सके इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू। और इसी वॉर सिचुएशन के चलते जो हमारे पास जो रिजर्व है वो जो फ्यूल्स के जो रिजर्व है वो है, बट अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही है। तो इंडियन गवर्नमेंट इस पे भी काम कर रही है, उसने अल्टरनेटिव सोर्स भी रूट निकाला है। 2 एडिशनल क्रूड कार्गोज ऑलरेडी रास्ते में है, और इंडियन गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि वो जल्दी से जल्दी अवेलेबल हो, तो सो दैट फ्यूल की एलपीजी की शॉर्टेज ना हो। आगे मैं नेचुरल गैस का बताना चाहूंगी
कि इंडिया का जो टोटल नेचुरल गैस कंजप्शन है वो 189 mm एस CNG है, जिसमें से 97.5 mm CNG तो डोमेस्टिकली ही प्रोड्यूस होता है, तो उससे भी कॉप अप हो रहा है। और 9 मार्च को गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर इशू किया था, नेचुरल गैस कंट्रोल ऑर्डर। ये जो गैस सप्लाईज हैं उनको मैनेज करने के लिए इशू किया गया था, और जो प्रायोरिटी पब्लिक सेक्टर को प्रायोरिटी दी गई थी, जैसे हाउस होल्ड कंजप्शन ऑफ LPG, उनको पहले प्रायोरिटी दी गई है। इसके तहत जो इंडस्ट्रीज हैं, जैसे टी Member, इंडस्ट्रीज please हो गई। conclude. Please conclude. यस सर। टी इंडस्ट्रीज हो गई, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हो गई और अदर इंडस्ट्रीज हो गई। उसमें जो पहले प्रीवियस जो एवरेज सप्लाई हुई थी उसमें 80% उनको मिलेगा, और बाकी का जो उसमें से है वो हाउस होल्ड LPG को जाएगा, ताकि हमारे सिटीजन्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। और इसके तहत फर्टिलाइजर्स प्लांट्स में भी 70% सप्लाई उनको मिलेगी, पेट्रोकेमिकल यूनिट्स में। तो यहाँ पे गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज है सबसे पहले सिटीजन्स, वो Okay, अपने माननीय प्रिंसिपल पे सदस्य, please conclude. यस सर, बस 10 सेकेंड। वो अपने प्रिंसिपल पे कायम है, हमारी गवर्नमेंट सिटीजन्स फर्स्ट, तो वो सिटीजन्स का सोच रही है। और इसी के तहत जब शॉर्टेज हो रही है तो ब्लैक मार्केटिंग वगैरह भी हो रही है, उसके लिए भी गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी ले रही है। उनको जो भी लोकल अथॉरिटीज हैं और म्यूनिसपैलिटीज हैं उनसे कांटेक्ट करके वहां पे ब्लैक मार्केटिंग को रोकने का भी प्रावधान किया जा रहा है। Okay, धन्यवाद और माननीय सदस्य, धन्यवाद। थैंक यू स्पीकर। या मैं लास्ट सदस्य को एक और मौका दूंगा, फिर मैं आप सबके जो भी कंसर्न से आपको बोलने का मौका दूंगा। माननीय सदस्य आस्था सिंह, 2 मिनट है आपके पास। हेलो। ये आप जी बोलिए। ऑनरेबल स्पीकर, आज मैं कुछ टॉपिक्स पे बात करना चाहूंगी। फर्स्ट, ग्लोबल एनर्जी सप्लाई disruption. A large portion of world's oil and gas passes through the Strait of Hormuz, and because of the West Asia conflict, the energy flows through this route have reduced drastically, and this creates global oil supply disruption, which pushes fuel price higher. Now, the government must explain how it plans to protect India from global oil shocks when such a critical trade route becomes unstable. And second one is oil price becoming highly volatile. Oil price has fluctuated between $70 and $120 per barrel in recent weeks. Uh, Even after attempts by the Energy Agency to stabilize market, volatility remains high. Now, constant fluctuations in global oil prices directly affects Indian citizens through petrol, diesel, and LPG price. Now, LNG is bigger concern. Now, liquefied natural gas shortages may become a bigger issue than oil. Now, LNG prices in Asia and Europe have increased more than 50% in 2 weeks. Now, point four, it is that rising LNG prices will affect electricity generation, industries, and cooking gas prices in India. Now, risks of strait closure. Now, no major economy can tolerate the indefinite closure of the Strait of Hormuz. Now, if the situation worsen, country may need to send naval escort to protect merchant ships. And strategic oil reserve should be done. Now, major countries have a strategic reserve to handle temporary supply disruption. Like China have over 100 days of consumption, and even India has 75 days माननीय सदस्य, reserve. please continue. Now, India must also strengthen its strategic petroleum reserve to protect citizens from sudden price shock and war escalation risk. Now, conflict between Iran, Israel, and the United States could worsen the situation. So, if
escalation continues, oil and gas production and shipping could be severely affected. So, diplomatic efforts are essential because prolonged war in West Asia will directly impact India's economy. जी And that's माननीय it. जी माननीय सदस्य धन्यवाद। सदन की कार्यवाही 5 मिनट तक के लिए स्थगित की जाती है। अभी मैं आग्रह करता हूं कि माननीय सदस्य प्राची गुमगांवकर अपनी बात सदन के समक्ष रखें। माननीय सदस्य प्राची। नॉट देयर? ओके। तो मैं अभी आग्रह करता हूं कि माननीय सदस्य लक्ष्मी अपनी बात सदन के समक्ष रखें। Sir, धन्यवाद अध्यक्ष। जी माननीय सदस्य लक्ष्मी। ओके, थैंक यू ऑनरेबल स्पीकर सर। जैसा कि हम सबको पता है आज के समय में हम ऐसे दौर पे रह रहे हैं जहाँ लोविश जी मतलब इजराइल जाते हैं वहां पे उसको फादर लाइन हम मानते हैं न्यूट्रल है, बट रिलेशनशिप है वो एक्जैक्टली चल के आ रहा है यहाँ पे। तो यही नहीं क्लियर हो पा रहा है कि हम यूएस की साइड है या अगर हम बेशक न्यूट्रल भी है अध्यक्ष महोदय, तो अभी जो अ, हमारे ऑनरेबल पीएम जी का दौरा था वहां पे वो फादरलैंड बोल के आए हैं इसराइल में, तो वो मैं क्लैरिफिकेशन चाहूंगी। तीसरा मेरा सवाल रहने वाला है कि हमारे भारत देश में एक ऐसा इंडियन जो इंडियन सिटीजन भी नहीं है, प्रेसिडेंट ट्रम्प जी, वो हमें कैसे देश बोल सकते हैं कि हाँ हम कितने टाइम का किसी से ऑयल बाय करेंगे या कितना टेन्योर हमें मिल रहा है। तो मैं पूछना चाहूंगी हमारी सरकार से कि यहाँ पे एग्जैक्ट क्या रीजन है कि हमारी सरकार को उस चीज को फॉलो करना पड़ रहा है। अध्यक्ष महोदय, हमारे पास ना ही कोई लॉन्ग, अगर हम रिपीट करें एक मिडिल क्लास यही सोच फर्टिलाइजर की शॉर्टेज चल रही है, फर्टिलाइजर की शॉर्टेज से जो एग्रो जो भी हमारी क्या कहते हैं फूड आइटम्स है उसमें भी हमें इन फ्यूचर इन्फ्लेशन, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट है जो कह रहे हैं आगे चल के हमें देखने को मिल सकता है। तो 1 मिनट। Okay, 1 minute. Just my network got disconnected. Yeah, okay, 1 minute. My network got disconnected. I'll fix it. Yeah, माननीय नेता प्रतिपक्ष। ओ ओके, माननीय प्रधानमंत्री। सर इस पे मैं इनको रिप्लाई देना चाहूंगा तो ये इसलिए फॉलो कर रहा है, इंडिया का ये स्टैंड है कि इंडिया चाहता है कि डायलॉग और डिप्लोमेसी से कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व हो जाए। ठीक है कि इंडिया मिडल ईस्ट में शांति चाहता है और स्टेबिलिटी की अपील की हुई है
कि इंडिया ने मिडिल ईस्ट में कंफ्लिक्ट पर वो किया हुआ है कि यहाँ पे पीस और स्टेबिलिटी अध्यक्ष बने महोदय, रहे। ये हमारी मैं थोड़ी क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगी यहाँ पे क्वेश्चन की। ओके। अध्यक्ष महोदय, मैंने अपनी स्पीच में भी कहा कि मैं मानती हूँ न्यूट्रलिटी है। अगर हमारे पास बात यहाँ पे डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप की है, मतलब हम मानते हैं कि अभी अभी विदेशी दौरे में आपने फादरलैंड, हमारे ऑनरेबल पीएम जी ने बोला फादरलैंड, बट दूसरी ओर अभी अगर आप कह रहे हो कि हम स्टेबल रखना चाहते हो, तो क्यों हमारे इसराइल के साथ नहीं हो पा रही रिलेशनशिप स्टेबल? मैं उसका रीजन आपसे जान सकती हूँ? धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। ओके। जी, माननीय सदस्य जानवी। हाँ, मैं उसी के स्टैंड का रिस्पॉन्स दे रहा था कि इंडिया को जो तीनों कंट्रीज उनके साथ एक रिलेशन बना के चलना पड़ रहा है, यूएसए, इसराइल और ईरान। ये तीनों ही इंडिया को बैलेंस करके क्यों चलना पड़ रहा है? क्योंकि जो यूनाइटेड स्टेट है वो हमारा टेक्नोलॉजी और डिफेंस का पार्टनर है। और अगर हम इसराइल की बात करें, वो हमारा डिफेंस और इनोवेशन में पार्टनर है। और ईरान जो है वो एनर्जी और ट्रेड दोनों में हमारा पार्टनर है। तो इंडिया इन तीनों को लेके चलना चाहता है, इसलिए वो किसी को भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। वो चाहता है कि बातचीत के जरिए कोई रास्ता निकाला जाए। अगर वो एक साइड को घूम जाता है, उसमें इंडिया का ही लॉस होगा। क्योंकि हमारी जो अगर हम गल्फ कंट्रीज की बात करें, उसमें 10 मिलियन से ज्यादा इंडियन जो है काम करते हैं, जहां से इंडिया में 50+ बिलियन डॉलर्स का मुनाफा होता है। तो इससे हम नहीं चाहते कि इंडियन वर्कर्स और जो ट्रेडर्स हैं वो रिस्क में आए। तो इसलिए हम जो है हम वो चाहते हैं कि हम शांतिपूर्ण तरीके से इसका कोई ना कोई रास्ता निकाल पाए, और पीसफुल तरीके से ही कोई चाहेंगे कोई रिस्पॉन्स निकले। तो इसलिए हम इसमें थोड़ा वो जो है न्यूट्रलिटी का बिहेवियर शो कर रहे हैं। माननीय सदस्य जानवी। अध्यक्ष महोदय, सर मैं बिल्कुल पॉइंट वाइज लक्ष्मी जी के सारे सवालों का जवाब देना चाहूंगी। सबसे पहले इन्होंने एक पहले कहा था कि कभी बोलते हैं 25 दिन का रिजर्व है, कभी बोलते हैं 74 का। तो मैंने क्लैरिफाई कर दूं, सुनने में दिक्कत हो गई 75। होगी कि 25 दिन की जो बात थी वो एलपीजी की बुकिंग हमने लिमिट की है ताकि ब्लैक होर्डिंग ना हो। दूसरी बात 74 अध्यक्ष महोदय, यहाँ डेज पे की मैं बात नहीं दोबारा थी। क्लैरिफिकेशन दूंगी। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको सोर्स भी भेज सकती हूँ, द हिंदू है वो। और वहां पे ये नहीं लिखा एलपीजी के, वो मुझे पता है आपने 23 से 25 दिन कर लिए, वो मुझे पता सुनिए है, बात, बट मैं सुनिए बात कर बात। रही हूँ कितने दिन का रिजर्व पड़ा है। हाँ आई बात थिंक आपको सुनिए। क्वेश्चन सुनने में थोड़ी दिक्कत हुई है। रिजर्व की जो बात है उसमें 60 रुपीज बढ़ाया, जिसमें भी 10 करोड़ जो उज्ज्वला योजना के तहत जो हाउस होल्ड हैं उनको हम 300 रुपए हैं। तो अभी जो क्राइसिस है अ, एलपीजी का, अभी इनके अध्यक्ष टाइम महोदय, पे 14 करोड़। लेट मी कंक्लूड, हाँ, लेट मी कंक्लूड प्लीज। या यू मे। इनके हम रशिया से ऑयल ले रहे थे, अभी भी हम ऑयल ले रहे हैं। दूसरी बात, रशिया से ऑयल हम पर 50% टैक्स लीजिए। लगाया था यूएसए ने, उसके बावजूद हम कंटिन्यू कर हाँ। रहे थे। अध्यक्ष आज महोदय, सुप्रीम कोर्ट। 2 मिनट जानवी जी सुनिए, अब मैं जवाब देना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल मैं, बिल्कुल। आप चाहते हो तो मैं उसी में भेज देती हूँ, आप पढ़ स्पीकर लीजिएगा। सर, मैं इंटरप्ट। नो। ओके, प्लीज आप लोग शॉर्ट में, आप तीनों शॉर्ट में रखिए अपनी बात, 10-10 सेकंड में। ठीक है, माननीय सदस्य लक्ष्मी। ओके, माननीय सदस्य लोविश। स्पीकर सर, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ओपोजिशन जो थोड़ा है वो रूल्स को फॉलो करके चले। हम संसद में बैठे हुए हैं, जब एक बोल रहा है उसको पूरी अपनी बात रखने का मौका मिले, वो बीच में इंटरप्ट नहीं करे। ऑपोजिशन पहले सरकार की सुने कि सरकार का उसमें क्या पॉइंट है, तो फिर वो बाद में अपना पॉइंट रखे, कि ऐसे बीच में इंटरप्ट नहीं करे। जब भी कोई मिनिस्टर बोल रहा है, चल रहा है उसका, तो पहले वो एक ओके। गुड लिसनर बने, फिर उसके बाद वो अपना बोले। बस मेरी ये एक एक सर रिक्वेस्ट थी। लास्ट मेरा क्लियर, जो इन्होंने कहा कि क्लियर स्टैंड क्यों नहीं है गवर्नमेंट का इसराइल
और ईरान पे, तो मैं क्लैरिफाई कर दूं कि हमारी जो डिप्लोमेसी है वो आज से ही नहीं, जब से हमारा देश बना है, इंडिया रिकॉग्नाइज हुआ है, तब से हम लोग न्यूट्रल स्टैंड रखते हैं, क्योंकि हमारा डायरेक्ट कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है वॉर में। हम गल्फ कंट्री ईरान से डायरेक्ट उसको क्रिटिसाइज कर नहीं सकते, क्योंकि गल्फ कंट्रीज में हमारे भी लोग रहते हैं। और दूसरी बात, इसराइल हमें हमेशा डिफेंस जो इक्विपमेंट्स है वो सप्लाई करता है। यूएसए से भी हमें काफी एड मिलती है डिफेंस डील्स की और इन सब की। तो आप क्रिटिकल नहीं हो सकते, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट है वो किसी प्रॉब्लम्स पे चल रहा है और हम जाके स्टैंड ले ले कि नहीं भैया हम तो आपके साथ हैं, ऐसा नहीं सर चलता है। यूनाइटेड धन्यवाद नेशन सिक्योरिटी धन्यवाद बातचीत काउंसिल भी जिन्होंने चलती है। ईरान के अगेंस्ट वोट किया है, ईरान के अगेंस्ट वोट किया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी, उनके रिटेलिएटरी अटैक्स पे आप इन पर भी कुछ बोलिए जानवी जी। हमने उसका कंडेम किया है कि अटैक्स नहीं होने चाहिए, लेकिन हमने क्लियरली किसी को भी सपोर्ट नहीं किया है, ना यूएस को ना ईरान को। ओके माननीय सदस्य सदस्य सर इसका मतलब अध्यक्ष क्या है? महोदय फिर आप आगे ईरान पूछ के सकती हूँ अटैक कर क्वेश्चन? रहे हो और कह रहे हैं हम ईरान को नहीं, हमने अभी कोई यूएस को क्वेश्चन सपोर्ट नहीं नहीं किया, इसराइल को पूछेगा। सपोर्ट नहीं किया। मुझे दूसरे स्पीकर्स को भी मौका देना है अध्यक्ष बोलने के लिए। मुझे दूसरे स्पीकर्स को भी मौका देना है बोलने के लिए। आप लोगों को मौका मिलेगा पर्याप्त अपनी बात रखने के लिए। मैं अभी आग्रह करता हूँ कि माननीय सदस्य तनिषा अपनी बात सदन के समक्ष। Thank you, Speaker Sir. Speaker Sir, crisis often exposes structural weaknesses, and this crisis has also exposed weakness of our government. Steps is government taking to reduce India's dependence on import for LPG, and what policies are being introduced to expand renewable energy alternatives or clean energy technology so that there can be reduction in imports. Besides, will the government introduce stronger subsidies or incentives so that domestic households and commercial establishment can adopt these alternatives easily? Thank you, sir. ओके धन्यवाद माननीय सदस्य। एक और स्पीकर को मैं मौका दूंगा, उसके बाद अपने जो भी कंसर्न से आप रखिए सदन के सामने। मैं अभी आग्रह करता हूँ माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री आयुष गुरु की वो अपनी बात सदन के समक्ष। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। तो जैसे कि आज ऑयल और नेचुरल गैस पे चर्चा चल रही है, तो सर मुझे कृपया करके टाइम दीजिएगा जो इधर मेरा लिया है जो संसद ने। तो सर जैसे कि वेस्ट एशिया में आज वार चल रहा है और वो वार का इम्पैक्ट हमारे देश पर हो रहा है, और सर उसका इम्पैक्ट इतना भयंकर है कि सर आज पैनिक के मोड में आना पड़ रहा है। हम पैनिक नहीं कर रहे सर, गवर्नमेंट पैनिक नहीं कर रहे, पर पैनिक आम जनता पैनिक कर रहे हैं। तो मैं गवर्नमेंट को ये चीज में विजिलेंट रहने के लिए पहले तो संचित करूंगा, और साथ ही साथ सर स्पीकर सर आज मैं एक चीज आपके माध्यम से रखूंगा कि एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो एक फर्टिलाइजर बनाने में भी यूज होती है, तो सर वो कतर से इंपोर्ट होती है इंडिया को। पर सर जैसे कि अभी गतिविधि कैसे बन रहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉकेड लगा दिया है, उधर ब्लॉकेड है। सो इन विच सर we will see the fertilizer crisis in coming days, जिसके तहत क्या होगा कि सर ये सिटीजन्स को इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि सर फर्टिलाइजर्स ही नहीं है तो क्रॉप्स ही ग्रो नहीं होएगा, तो क्रॉप्स ग्रो नहीं होएगा तो खाना नहीं बनेगा। तो सर खाना नहीं, सर ये चीज तो एक मतलब आम जनता को अफेक्ट करेगा, पर ये सर डायरेक्टली फार्मर्स को भी इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि सर वो डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर सेक्टर पर। तो सर फार्मर्स का अगर फर्टिलाइजर ही नहीं है तो वो भी मतलब उनका भी लाइवलीहुड चलना बंद हो जाएगा। तो सर ये मेरा फर्स्ट है, और वो ये चीज सब चीज के लिए क्या गारंटी फार्मर को, मैं पहले तो ये प्रश्न करना चाहता हूँ। और सर दूसरा प्रश्न, सर दूसरा चीज मैं इन लोग से रखना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि एलपीजी क्राइसिस। सर जैसे कि आज इंडिया में सर रेस्टोरेंट्स बंद हो रहे हैं, स्ट्रीट वेंडर्स का दुकानें बंद हो रहा है एलपीजी क्राइसिस से, क्योंकि सर ऑल ओवर इंडिया द पीपल आर वेटिंग इन लाइन जस्ट टू गेट द एलपीजी गैस। सर ये सरकार हमको हमेशा लाइन पर ही रखते हैं। कब ऐसा होगा माहौल कि सर एक इंडिया के पीछे एक लाइन होगा और वो लाइन ऐसा होगा कि हमको डिमांड करेगा,
बट नाउ आवर ओन गवर्नमेंट हमको लाइन पे रखने में एकदम माहिर है, फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस टू एलपीजी क्राइसिस नाउ। सर ये चीज में भी मैं उनको सूचित कराना चाहता हूँ। और साथ ही साथ सर देखिए सर, जो प्राइम मिनिस्टर है वो अभी कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं, क्योंकि सर जैसे कि मैसिव स्कैंडल जो अभी रिसेंटली रिलीज हुआ है सर, उसके बारे में तो नहीं बताऊंगा, पर सर आज बात करते हैं विश्व गुरु का, पर यूएस इनको डिक्टेट करता है कि किससे ऑयल खरीदना है और किससे नहीं खरीदना है। और सर मैं एक चीज बताऊंगा सर कि विश्व गुरु को भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकती है, और विश्व गुरु बनने में हम आपको साथ देंगे, ऑपोजिशन आपको फुल साथ देंगे, पर आप किसी का डिक्टेशन ना पढ़ के कॉम्प्रोमाइज मत होइए, किससे ऑयल खरीदना है और किससे नहीं खरीदना। और एक अपना जानवी जी शायद डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी बोल रहे थे कि रसिया से ऑयल हम खरीद रहे हैं। तो सर एक टाइम ऐसे भी आया था अभी अभी रिसेंटली कि रसिया से इन लोग ने ही कहा था कि हम रसिया से तेल खरीदने बंद कर देंगे, जो यूएस का राष्ट्रपति है वो कोट कर रहे थे। तो सर आज माहौल ऐसा है कि यूएस का राष्ट्रपति बोलता है कि ये मत करो, तो भारत सरकार नहीं करते है। सर तो ये सब चीज चल रहे हैं। तो सर मैं रूलिंग गवर्नमेंट को भी ये सब चीज में संसद कराना चाहता हूँ। और साथ ही साथ सर अभी ओके, थैंक यू जी ओके, धन्यवाद माननीय सदस्य। माननीय प्रधान मंत्री जी। आप म्यूट पे। थैंक यू सर। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए अवसर देने के लिए मैं इस सदन का धन्यवाद करता हूं। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों को लेकर जो चिंताएं सामने आई हैं, सरकार उन्हें पूरी गंभीरता से समझती है, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि आज पूरी दुनिया ऊर्जा संकट और वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के दौर से गुजर रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल और गैस की कीमतों में उतार चढ़ाव का प्रभाव भारत सहित बहुत सारे देशों पर भी पड़ा हुआ है। इसके बावजूद हमारी सरकार की प्राथमिकता ये है कि जनता का हित और देश का आर्थिक स्थिरता बनी रहे। सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि देश में ईंधन की पर्याप्त आपूर्ति बनी रहे और आम नागरिकों को किसी प्रकार का कठिनाई का सामना ना करना पड़े। मैं इस सदन के माध्यम से ये भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि कालाबाजारी, जमाखोरी और अवैध मुनाफाखोरी करने वालों के खिलाफ सरकार बिल्कुल सख्ती बरतेगी। किसी को भी जनता की परेशानी का फायदा उठाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही मैं देशवासियों से अपील करता हूं कि घबराएं नहीं, शांति बनाए रखें और जिम्मेदारी के साथ व्यवहार करें। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, ये समय एक दूसरे पर आरोप लगाने का नहीं है, बल्कि एकजुट होकर देश के लिए काम करने का है। सरकार, विपक्ष और देश की जनता मिलकर ही हर चुनौती का सामना कर सकती है और भारत को अधिक मजबूत बना सकती है। इसी भावना के साथ इसी भावना के साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि हम सबको मिलकर काम करना चाहिए और कोई एक ऐसा प्रस्ताव लाना चाहिए, प्रस्ताव भी लाना चाहूंगे साथ कि ऐसा सदन अच्छे से काम कर पाए। धन्यवाद सर। धन्यवाद। माननीय सदस्य बीएस यशवंत गौड़ा। बीएस यशवंत गौड़ा। माननीय सदस्य दीपांशी अवस्थी। Am I audible, sir? Yes, you are. नमस्कार सभापति महोदय। सबसे पहले तो मैं न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट को कंग्रेचुलेट करना चाहूंगी, और आज मैं सदन में एमपी से एमपी की बात कहना चाहती हूँ। सर, चूंकि मैं स्वयं ही मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हूँ, विच इज ऑल्सो कॉल्ड द हार्ट ऑफ इंडिया, और मैं इस बात से बहुत ही गौरवान्वित महसूस भी। लेकिन सर, आज की परिस्थिति में जो हार्ट ऑफ इंडिया है, द हार्ट इज सफरिंग फ्रॉम आर्टरी ब्लॉकेज, जहां करप्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज और रिसोर्स ब्लॉकेज चरम पर है।
ऑनगोइंग क्राइसिस की तो हम सभी बात कर रहे हैं, बट मैं ऑनगोइंग क्राइसिस की आड़ में जो और क्राइसिस जो नेशनल लेवल या स्टेट लेवल पर हो रही है, मैं उनकी बात भी आगे आपसे कहना चाहती हूँ। सभापति महोदय, आज की इस चुनौतीपूर्ण स्थिति में मध्य पूर्व में उठी अशांति की आंधी का असर सीधे भारत के चूल्हों और पहियों तक पहुंचता है। वहां की एक चिंगारी या ईंधन की कीमत को बढ़ा देती है। इन द स्टेट ऑफ एमपी, द सिलेंडर्स right now are being sold illegally at extremely high prices, even in my city. And the domestic LPG cylinder prices are increased by about rupees 60. Even in nationwide, right? So in the ever evolving or the ever burning flames of hotels, restaurants, and street vendors, and even canteens of, आज मैंने देखा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गई थी और मैंने देखा कि महीनों से चलती आ रही कैंटीन आज वहां पर बंद पड़ी थी। ठीक है, तो उनके एम्प्लॉयमेंट को कितना नुकसान हो रहा है। इज द गवर्नमेंट विलिंग टू एक्सेप्ट the current LPG crisis a shortage of resources but a shortage of government? साथ ही साथ महोदय, मैं एक और आयरनी वाली चीज को थोड़ा हाईलाइट करना चाहती हूँ कि मध्य प्रदेश में भोपाल में द प्रिंसिपल्स ऑफ द गवर्नमेंट कॉलेजेस आर बीइंग कॉल्ड PhD in physics by day and dog whisperers by the dusk. यहाँ पर क्या हो रहा है, a unique government order has been mandated which makes principals of all colleges as nodal officers tasked with the mandate to evict the street animals, the dogs, from their campuses. महोदय, मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहती हूँ कि माननीय सरकार के वर्षों के जो हमारे स्कॉलर्स हैं उनके वर्षों की शोध और विद्वता का अंतिम उपयोग आवारा पशुओं को खदेड़ने में होना चाहिए क्या? साथ ही साथ हमारे एक मिनिस्टर ने कहा था, कथन था उनका, कि उन्होंने हमें अश्योर किया था कि वी हैव इनफ स्टोरेज ऑफ ऑयल एंड गैस। तो सर देन why are we seeing vendors and what is taken to ensure the accountability? साथ ही साथ महोदय, मैं एक और इशू को हाईलाइट करना चाहती हूँ, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से ही रिलेटेड है एंड ये नेशन और हमारी हेरिटेज से भी रिलेटेड है कि गवर्नमेंट ने क्या किया है मध्य प्रदेश की, वो अफ्रीका सवाना से जीब्रास और जिराफ्स को यहाँ लाना चाहते हैं। First of all, there is zero historical or ecological evidence that zebras or modern giraffes have ever belonged to the Indian ecosystem, right? Now, to force them into our climate characterized by extreme monsoons and high humidity, it is not conservation, sir. It is ecological vanity and a violation of animal welfare. Okay, ma'am. Am I audible, sir? Yes, you are. Please conclude. Sir, I want to continue, please. Okay, 20 seconds. Yes. एंड सर सेकेंड थिंग इज कि बायोलॉजिकल रिस्क बहुत ज्यादा है इस स्टेप में, इंट्रोड्यूसिंग नॉन नेटिव स्पीशीज दैट थ्रेटन्स टू ब्रिंग इन फॉरेन पैथोजेंस दैट कुड डेविएट द एग्जिस्टिंग हेल्थ ऑफ आवर लोकल लाइफ स्टॉक। सर हमारे यहाँ पे जो रेड हेडेड सर हमारे यहाँ पे अभी ऑलिव रिडली टर्टल्स की तो हम कर नहीं पाए हैं, उनको नहीं गवर्नमेंट से जवाब चाहती हूँ। धन्यवाद। ओके, माननीय सदस्य जानवी 10 सेकंड्स में बोलिए। सर दीपांशी जी ने जो सवाल उठाए वो मुझे लगता है स्टेट असेंबली के लिए ज्यादा बेटर रहेंगे, ये नेशनल लेवल पे उठाने की मुझे नहीं लगता यहाँ पे कंसर्न है। दूसरी बात, इन्होंने बार बार इनके सभी लोग रिपीटेटिव क्वेश्चंस कर रहे हैं एलपीजी को लेकर के, जिसका जवाब हम दे चुके हैं कि हमने 40% डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ा दिया है और ओटीपी बाउंडेड कर दिया है सिलेंडर के सप्लाई को। उसके अलावा हम लोगों ने ब्लैक होर्डिंग्स को रोकने के लिए भी तमाम चीजें बताई हैं अभी सदन में भी। उसके अलावा इन्होंने कहा था कि रेस्टोरेंट्स और एम्प्लॉयमेंट हार्म हो रही है, उसके लिए क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, स्ट्रीट वेंडर्स और रेस्टोरेंट्स को लेकर के जो एलपीजी शॉर्टेज है उसके लिए तो हमने स्टेट पोल्यूशन सेंटर्स को परमिट किया है कि केरोसिन, आरडीएफ पैलेट्स ये सब यूज करे जाएं ऑल्टरनेटिव रिसोर्स के लिए। Okay. तो बात ओके, सबको मैं शॉर्ट में 10-10 सेकंड में अपना स्टेटमेंट रखने का मौका दूंगा, तो आप प्लीज रखिए। माननीय सदस्य लोविश 10 सेकंड स्टेटमेंट रखना। का पॉइंट तो ठीक था, बट ये हमारे आज के बिजनेस की डिस्कशन नहीं है, हम इसे किसी और दिन कर सकते हैं। जो आज मेन मुद्दा है तो मैं चाहूंगा उसी पे बात करें जिस पे आज हम डिस्कशन करें। माननीय सदस्य Ma'am, शिवली point of पांडे। order. Thank you, sir.
सर आज के डिस्कशन के बेसिस पे ऑनरेबल मिनिस्टर भारती जी ने बात की थी नेशन फर्स्ट और सिटीजन फर्स्ट की। तो मेरा सवाल उनसे है, इंडियंस जो अभी अब्रॉड हैं वो बहुत ज़्यादा वायलेंस फेस कर रहे हैं और रेशियल अटैक्स फेस कर रहे हैं। स्टूडेंट्स आर डाइंग इन फॉरेन कंट्रीज, और जो माइग्रेंट वर्कर्स है वो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं एंड दे आर ऑल्सो अंडर प्रोटेक्टेड। सर मैं बताना चाहूंगी, डेटा है कुछ 750 इंडियन सिटीजन्स दे हैव डाइड between 2021 to 2025. Reasons, madam, basic reasons being violence and suicides. सर दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगी कि गवर्नमेंट ने खुद पार्लियामेंट में एडमिट किया है कि वो एक प्रॉपर फुल माइग्रेशन रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर रहे हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि जब आपको क्या पता ही नहीं है कि बाहर अब्रॉड आपके कितने सिटीजन्स हैं, तो आप उसे प्रोटेक्ट कैसे करें? सर बस कंक्लूड कर रही हूँ मैं। दो चीजें और है सर। इन्होंने मेंशन किया था कि पोर्टल्स, ऑनलाइन पोर्टल्स, हेल्पलाइन नंबर्स ये प्रोवाइड कर रहे हैं। सर मैंने रिसर्च किया, जितनी मदद पोर्टल और ई माइग्रेट पोर्टल जो गवर्नमेंट ने सेटअप किए हैं, उसमें सर हर साल 1000 से ज्यादा कंप्लेंट्स है जो अभी अनरिजॉल्व है। और इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड जो है इमरजेंसी सपोर्ट्स के लिए माइग्रेंट्स को वो शेल्टर, लीगल एड और कुछ कंपनसेशन प्रोवाइड करी है फॉर द इंडियंस हु आर अब्रॉड। बट सर बेनिफिशियरी बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो चुके हैं। 28,000 बेनिफिशियरी थे 2021 में, पर अभी 2025 में वो सिर्फ 4,000 रह चुके हैं। तो ओके, लोगों धन्यवाद की माननीय। श्रद्धा, लोगों का ट्रस्ट ही इन पे खत्म होता जा रहा है। प्लीज संक्षिप्त में रखें समय। लेट मी गिव द मोशन। 1 मिनट। माननीय सदस्यगण, अगर इस हाउस की परमिशन हो दे तो क्या हाउस का ड्यूरेशन, कैन वी एक्सटेंड द ड्यूरेशन हाउस ऑफ द हाउस बाय 15 मिनट? जो सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो हाँ बोले। हाँ। 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 जो इसके पक्ष में ना है वो ना बोले। No, sir. The okay. The duration of house is extended by 15 minutes. माननीय सदस्य प्राची। जी धन्यवाद सर। एक्चुअली जो तनिषा जी ने सवाल पूछा था कि व्हाट आर वी डूइंग द पॉलिसीज, so I would like to answer that. India has launched a licensing round for 50 oil and gas blocks in bid to draw more foreign investment into its energy industry as demand continues to grow steadily. Also, India's energy sector offers $500 billion in investment opportunities, including in exploration, refining and LNG. Also, जो existing strategic petroleum reserves है वो विशाखापट्टनम, Mangaluru और पदूर साइड में है, and now we are trying to extend its reach to Chandigarh as well. So these are ओके, some of the धन्यवाद। initiatives. ओके माननीय। Thank you. ओके माननीय सदस्य भारती, 10 seconds only I am giving you. 10 seconds. थैंक यू ऑनरेबल स्पीकर सर। अभी एक ऑनरेबल मेंबर ने कंसर्न रेज किया है, जो इंडियन गवर्नमेंट का जो प्रिंसिपल है नेशन फर्स्ट सिटीजन फर्स्ट, उसके तहत उन्होंने बोला है कि सुसाइड्स वगैरह हो रही हैं, जो अब्रॉड में जो पीपल हैं वो सेफ नहीं है एंड ऑल। तो मैं उनको बताना चाहूंगी कि गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है। गवर्नमेंट के लिए सिटीजन्स एक फैमिली की तरह है, उनको ऐसे ही छोड़ देना गवर्नमेंट का काम नहीं है। उनको उनके कंसर्न को एड्रेस कर रही है और उस पे अकाउंटेबिलिटी भी ले रही है वो, और काम कर रही है। और सर मैं थोड़ा सा और टाइम चाहूंगी क्योंकि मेरा भी क्वेश्चन है लीडर ऑफ अपोजिशन से। तो मैं आई स्पीक सर? No questions shall be taken now because of the time constraint. That's why we are urging to keep your statements in short. ओके, तो मैं सदन की कार्रवाई को आगे बढ़ाता हूँ। माननीय सदस्य कुलदीप अपनी बात सदन के समक्ष रखिए। माननीय सदस्य कुलदीप। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं कहना चाहता हूँ सर कि जो इवैक्यूएशन की बात है कि हमारी डिप्लोमेसी, हम डिप्लोमेट तरीके से सर स्टैंड करते हैं और सबका साथ देते हैं। तो सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम ईरान इजराइल के वॉर पे हमने ऑपरेशन सिंधु स्टार्ट किया था।
जो कि 18 जून से 27 जून तक चला। और इसी बीच हमने 4,000 से ज्यादा भारतीय नागरिकों को अ, वापस अपने घर लाए थे। और सर, एलपीजी प्रोडक्शन हमने 25% तक अभी बढ़ाया है, जो कि डोमेस्टिक सप्लाई में बहुत मदद करेगा। और सर, हम ईवी, अगर फ्यूल ट्रांजिशन की बात करें तो हम ईवी पे सर अभी बहुत काम करें, जो कि हमने एक लक्ष्य रखा है 2030 तक हम इसे 30% तक बढ़ा देंगे। और इसमें हमने कई सारी पॉलिसीज भी स्टार्ट की हैं, जो कि फेम 2 और पीएम ई ड्राइव नाम से हैं, जिसमें सर हम चार 4,000 से 14,000 से ज्यादा ईवी बसेस, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बसेस हैं, जो कि मेजर सिटीज में सर अभी चल रही हैं, जैसे दिल्ली, बेंगलोर, कोलकाता, इनमें। और सर, मैं यही कहना चाहता हूँ अपने ओपोजिशन से कि इस क्रिटिकल सिचुएशन में सर हमारा सपोर्ट करें और देश के साथ ओके सर सपोर्ट करें। जी इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। ओके, धन्यवाद माननीय सदस्य। लास्ट स्पीकर, मैं आग्रह करता हूँ कि माननीय सदस्य थैंक यू प्राची सर। गुमगांवकर अपनी बात सदन के समक्ष रखें। ऑनरेबल मेंबर प्राची। Thank you, sir. Thank you for giving me this opportunity, Honorable Speaker, sir. It is important for this House to understand that the ongoing tensions between Iran and Israel, along with the involvement of the United States, have created a highly volatile situation in West Asia. Such conflicts affect global oil markets, international trade, and the safety of millions of people across the world. In such a challenging time, the Government of India has acted with responsibility, strategic diplomacy, and humanitarian commitment. First, the safety of Indian citizens abroad is our top priority. Through coordinated evacuation efforts led by the Ministry of External Affairs, more than 4,400 Indian nationals have already been evacuated from the conflict zones through multiple special flights, while Indian embassies in the region are running 24/7 helplines and emergency support systems. Second, the government is protecting India's energy security and economic stability. We must remember that India imports nearly 85 to 88% of India's crude oil, which means global conflicts inevitably affect fuel markets. Yet, despite the challenge, petrol prices in India remain relatively stable, around rupees 94 per litre in Delhi and about rupees 100 to 105 in major cities, even as crude oil prices have surged due to geopolitical tensions. Third, India's balanced foreign policy has helped secure energy supplies from multiple partners, ensuring that supply chains remain stable even during global crisis. Fourth, under the vision of Atmanirbhar Bharat Abhiyan, the government is working to reduce long-term dependence on imported fuels. Initiatives like ethanol blending program, strategic petroleum reserves, and renewable energy expansion are strengthening India's long-term energy security. Speaker, sir, this government believes in the principle of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas. In times of crisis, our approach is guided by the spirit of reform, perform, and transform. Let me conclude with this assurance to the House and to the people of India. In difficult global circumstances, Bharat does not panic. Bharat prepares, Bharat protects, and Bharat progresses. Because our vision is clear. Atmanirbhar Bharat, Surakshit Bharat. Thank you, Speaker, sir. धन्यवाद माननीय सदस्य। ओके, माननीय सदस्य तनीषा। थैंक यू सर। सर, अभी अभी ऑनरेबल मेंबर ने एक बात बोली थी कि एलपीजी प्रोडक्शन 25% से इंक्रीज हो गया है और डोमेस्टिक सप्लाई प्रायोरिटाइज की जा रही है। सो माय क्वेश्चन इज कि कमर्शियल सेक्टर का क्या? काफी रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, स्मॉल बिजनेसेस हैं जो अफेक्ट हो रहे हैं क्योंकि डोमेस्टिक सप्लाई तो प्रायोरिटाइज कर दी है, बट व्हाट अबाउट कमर्शियल सेक्टर? कितने सारे छोटे छोटे वर्कर्स हैं जिनकी जॉब्स जा सकती है, कितने सारे यूनिवर्सिटी के हेडलाइंस में आता है कि फ्रेश फूड्स और चपातीज आर नॉट अवेलेबल ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ एलपीजी। सो दैट्स ऑल्सो ओके, माननीय एंड ऑल्सो सर, वो इंडियन स्ट्रैंडेड अब्रॉड के बारे में बोला था कि अश्योरेंस विंडोज ओपन की गई हैं, लेकिन हाउ मेनी सिटीजंस हैव एक्चुअली बीन ब्रॉट बैक सो फार एंड हाउ मेनी रिमेन स्ट्रैंडेड एंड हाउ क्विकली कैन द गवर्नमेंट इंश्योर देयर सेफ रिटर्न? ओके, माननीय सदस्य प्राची, आप अपना स्टेटमेंट 10 सेकंड में रखिए लास्ट। ओके, लास्ट 10 सेकंड।
थैंक यू सर। तनीषा जी, मैं आपको बताना चाहूंगी स्पीकर सर के माध्यम से कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो हमने इन्वोक किया है उसमें 4 कैटेगरीज है, जिसमें फर्स्ट हमने आपको पहले ही बता दिया था कि डोमेस्टिक पीएनजी अवेलेबल किया जाएगा 100% ऑफ देयर एवरेज गैस कंजप्शन। सेकेंड प्रायोरिटी जैसे हमको बताना था फर्टिलाइजर यूनिट्स, जो आयुष सर ने तब मुद्दा उठाया था, 70% ऑफ देयर एवरेज गैस कंजप्शन विल बी मेड अवेलेबल टिल 6 months. And then third category is tea industries, manufacturing and other industrial consumers supplied to the national gas grid, which receives 80%. तो सर मैं इतना ही कहना चाहूंगी। थैंक यू। ओके, धन्यवाद माननीय सदस्य। माननीय सदस्यगण, आज की ये अहम चर्चा समाप्त हुई। सभी माननीय सदस्यगणों ने अपने विचार आज की इस खास चर्चा में रखे और इस चर्चा में अपनी अहम भूमिका निभाई, इसलिए मैं सभी माननीय सदस्य गणों का धन्यवाद करता हूँ। ये बहुत ही गंभीर विषय है और आज आपके जो भी सुझाव है, उम्मीद है कि इस सुझाव सरकार तक पहुंचेंगे और हमारे देश की जो समस्या है और हमारे लोगों को और ज्यादा परेशानी ना हो, तो ये प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए आज की ये जो हेल्थी डिबेट हुई थी, कहीं ना कहीं वो हमें लगता है कि ये डिबेट उतनी ही कारीगर साबित होगी। माननीय सदस्यगण, आज हम इस सदन में प्रस्ताव रखेंगे सरकार के सामने, मतलब ये भी जो भी आज चर्चा हुई उसके ऊपर प्रधान एवं नेता प्रतिपक्ष एवं मंत्री तीनों एक प्रस्ताव रखेंगे ताकि हम ये प्रस्ताव ज्यादा से ज्यादा सरकार तक पहुंचाए हमारे इस पूरे डिबेट के निष्कर्ष से। सदन की कार्यवाही 5 मिनट तक के लिए स्थगित की जाती है। धन्यवाद। अभी मैं आग्रह करता हूँ कि माननीय डिपार्टमेंट के तरफ से पेट्रोलियम डिपार्टमेंट की तरफ से माननीय मंत्री श्री नोयल प्रस्ताव रेजोल्यूशन सदन के समक्ष पेश करें। धन्यवाद स्पीकर महोदय जी। आपके माध्यम से मैं इस सदन को और देशवासियों को ये बोलना चाहता हूं कि यह सदन पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों पर चिंता व्यक्त करता है, जिससे आम लोगों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। यह सदन सरकार और संबंधित विभागों से अनुरोध करता है कि वे स्थिति पर ध्यान दें, ईंधन की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करें और आम जनता को राहत देने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। साथ ही यह सदन देश के नागरिकों से अपील करता है कि वे घबराहट में आकर अनावश्यक खरीद या जमाखोरी ना करें और शांति बनाए रखें। यह सदन किसी भी प्रकार की कालाबाजारी, जमाखोरी या अवैध तरीके से अधिक कीमत वसूलने की कड़ी निंदा करती है। यदि कहीं ऐसे गतिविधि होता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही नागरिकों से अनुरोध किया जाता है कि यदि उन्हें कहीं पर भी कालाबाजारी या अवैध बिक्री की जानकारी मिले तो तुरंत संबंधित सरकारी विभागों से इसकी सूचना की जाए। यह सदन देश के हित में सभी नागरिकों से जिम्मेदारी और सहयोग की अपेक्षा करती है। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। मैं अभी आग्रह करता हूँ कि विपक्षी पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए माननीय सदस्य आयुष गुरुंग को मैं इनवाइट करता हूँ कि अपनी बात रखें। Thank you, Speaker Sir. Honorable Speaker Sir, today in this House, I wish to speak on behalf of the opposition regarding the motion brought forward about the rising prices of petrol, diesel, and cooking gas. In recent times, there has been a continuous increase in fuel prices, which has a direct impact on the pockets of the common people. Rising inflation makes transportation, food items, and daily essentials more expensive. The duty of the opposition is not just to criticize, but also to provide constructive suggestions. Therefore, we request this situation and take steps that can provide relief to the general public. We also want to say that in this situation, black marketing, hoarding, and illegal profiting cannot be accepted at all.
strict actions should be taken against such people. And we also appeal to the citizens of the country not to make unnecessary purchases out of panic and to behave responsibly. Honorable Speaker, sir, in conclusion, the opposition supports this motion and hopes that the government will soon take concrete steps to provide relief to the people. Dhanyavad. धन्यवाद। अभी मैं आग्रह करूंगा माननीय सरकारी पक्ष रखते हुए माननीय सदस्य लोविश प्रस्ताव को का समर्थन करें। थैंक यू स्पीकर सर। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पर चर्चा हुई है, हुआ है हमारे एलपीजी सिलेंडर्स का, उसी के साथ पेट्रोल और डीजल का। तो मैं इसके बिल्कुल समर्थन में हूँ। मैं चाहूँगा कि ये बिल पास होना चाहिए और प्रॉपरली इसको लागू होना चाहिए और जो भी स्टेप्स हों वो प्रॉपरली उठाने चाहिए। तो मैं इसका समर्थन करता हूँ और मैं चाहूँगा कि ये पास हो जाए। थैंक यू सर। धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, प्रस्ताव सदन में पेश हुआ। प्रस्ताव को सरकारी पक्ष एवं विपक्ष के द्वारा भी समर्पित किया गया। अब मैं यह प्रस्ताव, एक मिनट। हाँ, अब मैं ये प्रस्ताव सदन के सामने पढ़ता हूँ। ये डिजिटल युवा संसद, जो कि रिक्वेस्ट या अपील माननीय युवा सांसदों एवं यहाँ के मेन रिप्रेजेंटेटिव्स ने किए। ये डिजिटल युवा संसद जो भी आज के दौर में सबसे सर्वप्रथम सभी नागरिकों से आह्वान करती है कि पैनिक ना करे, और अगर कि कुछ भी गलत हो रहा है, कालाबाजारी अगर कोई कर रहा है, तो उसकी सूचना कंसर्न अथॉरिटी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट को दे, ताकि इस सिचुएशन को टैकल करा जा सके। ये प्रस्ताव माननीय सदस्य श्री नोयल ने रखा। प्रस्ताव का समर्थन माननीय नेता प्रतिपक्ष आयुष गुरु व प्रधान श्री लोविश शर्मा ने किया। अब ये प्रस्ताव मैं सदन की अनुमति के लिए रखता हूँ। ये प्रस्ताव जैसे कि आज दिनांक 13 मार्च को पेश हुआ। जो सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में हैं और अपना समर्थन देते हैं वो हाँ बोले। हाँ। 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 रिस्पॉन्स नोटेड। जो इस प्रस्ताव के अगेंस्ट समर्थन ना देना नहीं चाहते वो ना बोले। ओके, रिस्पॉन्स नोटेड। रिस्पॉन्स नोटेड। मेरे ख्याल से निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ और प्रस्ताव पारित हुआ। सदन की कार्यवाही अगले नोटिस तक के लिए स्थगित की जाती है।